एवरीवन, वेलकम टू इको गुरु इकोनॉमिक्स क्लासेज। आज का हमारा सेशन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए है, यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसके ऊपर ये पूरा सेशन रहेगा। आज के इस सेशन में हम इसमें से जितने भी क्वेश्चन आते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में से, वो सारे कवर कर लिए जाएंगे इस वीडियो के द्वारा। मुझे उम्मीद है कि कुछ ही घंटों में इस विषय के बहुत सारे पहलू मैं आपको समझा पाऊंगी। बल्कि जिन विद्यार्थियों ने इस सब्जेक्ट को बहुत बार पढ़ लिया है, उनके लिए एक बेहतर रिवीजन भी मैं करवा पाऊंगी। आज की कक्षा दो तरीके के विद्यार्थियों के लिए लाभदायक है। जो पहली बार इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, उनके लिए एक सुनहरा मौका है पूरे विषय को कुछ ही घंटे में कर लेने का। और दूसरे वो विद्यार्थी जो लगातार पहले से ही इस विषय को पढ़ रहे हैं, उनको मैं आज इस कक्षा के माध्यम से कंप्लीट समरी उपलब्ध करवा रही हूँ। आज मैं प्रयास करूँगी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रत्येक हिस्से को बेहतर तरीके से आप तक पहुँचा सकूँ। आपके जो भी कमेंट्स हैं, उनका इंतज़ार मुझे हमेशा रहता है, क्योंकि आपके कमेंट्स एक तरीके का ईंधन है जो मुझे अगली कक्षा के लिए एक तरीके से मोटिवेट करते हैं, ताकि जिस तरीके के आप कमेंट्स करते हो, उन्हीं के आधार पर जो नेक्स्ट जो वीडियो है वो बनाई जाती है। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद आप जो है इस वीडियो के नीचे कमेंट्स कीजिए कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी चाहिए। और देखिए, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स, पीजीटी इकोनॉमिक्स की तैयारी करवाई जा रही है। किसी प्रकार की कोई कॉस्ट नहीं आ रही है आपकी। तो सिर्फ आप क्या कीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको एक ऑथेंटिक मटेरियल जो है इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो मुझे आज की कक्षा के बाद ज़रूर बताइएगा कि आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की समरी में या इन कुछ घंटों में कितना नया मिला। कितनी ऐसी बात है जो पहली बार मिली, कितनी ऐसी बातें थी जो पहले पढ़ी थी, सुनी थी, लेकिन कंसेप्चुअली क्लियर नहीं थी, जो आज हुई। कितनी सारी ऐसी बातें थी जो बहुत ही कम समय में इस समरी के द्वारा आपने कवर कर ली। तो आइए शुभारंभ करते हैं बिना किसी देरी के। आज की कक्षा में सभी का भरपूर स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो ये कक्षा है वो है आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। सबसे पहले हम करते हैं थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट। इनकी जो थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट है उनके बारे में हम बात करेंगे। थ्योरीज को सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं। तो जो थ्योरीज में सबसे पहले हम करेंगे एडम स्मिथ की थ्योरी। सबसे फर्स्ट जो है वो थ्योरी रहेगी एडम स्मिथ की। ठीक है, तो एडम स्मिथ के बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारी डेविड रिकार्डो की रहेगी। फिर आप रोस्टो करोगे, माल्थस करोगे, मार्क्स करोगे, तो सारी थ्योरीज के अंदर कवर करवाई जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि जो एडम स्मिथ है वो क्या कहते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। देखिए, एडम स्मिथ जो है वो एम्फेसाइज यानी कि एक तरीके से फोकस करते हैं सबसे पहले कैपिटल एक्यूमुलेशन के ऊपर, यानी कि पूंजी संचय के ऊपर। वो कहते हैं कि कैपिटल एक्यूमुलेशन जो है ना, कैपिटल एक्यूमुलेशन के ऊपर वो फोकस करते हैं। फिर वो कहते हैं कि कैपिटल एक्यूमुलेशन आता कहाँ से, वो आता सेविंग से। ठीक है, और सेविंग आप कैसे करोगे। आप देखिए, जो इनकम के दो पार्ट है, इनकम को या तो कंज्यूम करोगे या फिर आप सेव करोगे। जब आप इनकम के दो पार्ट है तो उसमें से क्या करना, आपने कुछ को सेव करना है और कुछ को कंज्यूम करना है। तो जो कंजम्पशन करोगे, ठीक है ना, जितना ज़्यादा आप कंजम्पशन करोगे उतना आप कम सेव कर पाओगे। तो इसलिए एडम स्मिथ कहता है कि हमें क्या करना चाहिए, कंजम्पशन के लेवल को घटाना चाहिए यदि हम सेविंग को बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, तो दूसरी बात क्या है, वो किस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर के ऊपर। डिवीजन ऑफ लेबर का यहाँ पर क्या मतलब है, ये जब डिवीजन ऑफ लेबर कर दिया जाता है, ये कहते हैं कि अगर आप आउटपुट को इंक्रीज करना चाहते हो ना, तो डिवीजन ऑफ लेबर कर दीजिए। लेबर का डिवीजन अगर होता तो इससे क्या होगा कि जो है स्पेशलाइजेशन इंक्रीज हो जाएगा। जिस काम में आपको मिलेगा आप उस काम में माहिर हो जाओगे। जब जितने ज़्यादा आप माहिर हो जाओगे तो आउटपुट आपका ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा। तीसरी बात क्या है कि ये नेचुरल लॉ की बात करते हैं। नेचुरल लॉ का मतलब होता है जहाँ पर गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं है या प्राकृतिक नियम है। ये सरकारी नियम से अच्छा होता है प्राकृतिक नियम। प्रकृति जो है निष्पक्ष होती है और नैतिक होती है। ठीक है ना, तो ये किसने कहा है, किसने कहा, एडम स्मिथ ने कहा।
उसके बाद देखिए सेकंड कि जो एडम स्मिथ है वो किसकी बात करते हैं, लेजिज फेयर इकोनॉमी की। लेजिज फेयर इकोनॉमी भी वही होती है जहाँ पर डिमांड और सप्लाई यानी कि डिमांड और सप्लाई ऑटोमेटिक काम करते हैं, जहाँ पर गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती। तो इनविजिबल हैंड द्वारा अर्थव्यवस्था संचालन एवं नियंत्रण हमेशा सुरक्षित होता है। पांचवी बात है कि जो एडम स्मिथ है वो किसकी बात करते हैं, फ्री ट्रेड की बात करते हैं। उसके बाद देखिए जो है एडम स्मिथ जो है वो ट्रेड साइकिल के बारे में बात करते हैं। ट्रेड साइकिल के बारे में वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जो ट्रेड साइकिल है आर्थिक विकास जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है न तो निर्विघ्न यानी कि इजी नहीं है, और यानी कि निर्विघ्न यानी कि बिना विघ्न के नहीं होता है, और ना ही सरल है, और न ही क्या है ये आकस्मिक और अचानक होता है। आर्थिक विकास क्या है, एक सिस्टमेटिक ढंग से होता है, सिस्टमेटिक कर्मिक होता है और संचयी होता है। ये ध्यान रखिएगा आप। आर्थिक विकास क्या होता है, कर्मिक या ग्रेजुअल या सिस्टमेटिक, और संचयी कम्युलेटिव होता है। जो विस्तार प्रक्रिया है वो चिरकालिक नहीं होती, यानी कि जो एक्सपेंशन होता है इकोनॉमी में वो हमेशा के लिए नहीं हो जाता। विस्तृत क्रियाओं की कुछ सीमाएं होती है, यानी कि जो इकोनॉमी एक्सपेंड करती है उसकी कुछ लिमिटेशन होती है, उनकी पहचान एडम स्मिथ द्वारा की गई है। पूंजी संचय जब बढ़ता है तो एमईसी घटती है। देखिए ये कंसेप्ट है ना, कॉमन है, कॉमन सेंस का, यहाँ पर ये इन्होंने लिख रखा है, लेकिन आप इसको कॉमन सेंस में लीजिए, वो आपसे वैसे ही पूछ सकता है, और नॉर्मली कोई भी आपसे पूछ सकता है कि क्या जब कैपिटल एक्युमुलेशन बढ़ता है इकोनॉमी के अंदर बहुत ज़्यादा अगर मशीनें इंक्रीज कर जाती हैं तो क्या जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या होती है, एमईसी। एमईसी होती क्या है, एमईसी क्या होती है, जब हम एक एक्स्ट्रा मशीन का यूज करते हैं तो उस एक्स्ट्रा मशीन का यूज करने के कारण से जो हमें रिटर्न्स मिलते हैं उसके ऊपर वो एमईसी कहलाती है। तो ये कैसे गिरती है, जब कैपिटल एक्युमुलेशन बढ़ता है। इसका मतलब है कि जब इकोनॉमी के अंदर बहुत सारी मशीनें आ जाती हैं, मान लेते हैं कि आपके पास मशीन है ना, 10 मशीन है और वो आउटपुट करती हैं 100 यूनिट का, ठीक है। तो आउटपुट कितना करती है, एक मशीन के बदले कितना आता है, 10 यूनिट। तो वो करें कि उस टाइम पर अगर इनकी प्राइस है, ले लेते हैं कि 10 रुपये प्राइस है, ठीक। और अगर अब आप देखोगे तो टोटल वैल्यू अगर इनकी निकल कर आएगी तो कितनी निकल कर आएगी, 1000 रुपये का आप क्या है टोटल वैल्यू निकल कर आ जाएगी। या ये बोलो कि एक मशीन जो है ना, एक मशीन कितने रुपए कमा लेती है, 100 रुपये, ठीक। दूसरी बात है अगर मशीनों की क्वांटिटी यानी मशीन जो हो बढ़कर 20 हो जाती है, आउटपुट कितना हो जाता है, 200 हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, जो प्राइस है वो गिरकर मान लेते हैं कि 5 हो जाते हैं। अब देखिए एक मशीन के बदले एक मशीन थी तो कितना आउटपुट करती थी, एक तरीके से 10 मशीनें थी तो 100 करती थी, एक मशीन के बदले कितना आता था, 10 आता था, और 10 गुणा में 10 क्या आता था, 100 इनकम हो जाती थी उसकी। लेकिन यहाँ पर देखिए जब 20 मशीनें आ गई, ठीक है, 20 मशीनों का आउटपुट यहाँ पर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। लेकिन क्या हो गया, आउटपुट इंक्रीज होने से जो प्राइस हैं वो क्या हो गए हैं, डिक्रीज हो गए हैं। अब देखिए अगर हम एक मशीन की यहाँ पर निकालेंगे तो इस पहले के कंपेयर में उसकी उत्पादकता जो है वो कम हो जाएगी। तो जो एडम स्मिथ है वो बूम की सिचुएशन को एक्सप्लेन करता है और डिप्रेशन की सिचुएशन को एक्सप्लेन करता है। इसलिए हम इसके मॉडल को, एडम स्मिथ की थ्योरी को मंदी और वृद्धि के मॉडल के नाम से हम जानते हैं। अब देखिए ये तो आप सब जानते हो कि जो एडम स्मिथ है उसको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। इनकी बुक आई थी एक 1776 में, आप सभी जानते हो, क्या थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये भी आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात क्या है कि जो एडम स्मिथ है वो क्या है, एक सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स है, ठीक है ना। और जो ये क्या कहते हैं कि जो प्रोडक्शन फंक्शन है, जो आउटपुट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, लेबर के ऊपर, कैपिटल के ऊपर और टेक्नोलॉजी जो लैंड के ऊपर, ठीक है। क्या है, एल क्या है यहाँ पर लेबर है, के कैपिटल है, और टी जो यहाँ पर लैंड है, ठीक है। तो ये इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। आउटपुट को बनाने के लिए ये सारी चीज़ें आपको चाहिए। अब देखिए सेकंड है हमारी माल्थस थ्योरी। माल्थस की बुक का नाम है थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, माल्थस की जो थ्योरी है ना वो क्या है, थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन है, ठीक है, थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन है, थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। ये इफेक्टिव डिमांड की बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनकी एक बुक है, बुक का नाम है, आगे लिखी मिलेगी यहाँ पर कि एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, जो 1798 में लिखी थी। तो यहाँ पर देर आर 2 व्यूज ऑफ माल्थस। जो माल्थस है वो 2 व्यूज की यहाँ पर बात करता है। मैं आपको एक बार बता देती हूँ 2 व्यूज कौन कौन से। एक तो वो बात करता है थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन के ऊपर, ठीक है, थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन की, थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। दूसरी बात करता है इफेक्टिव, ये वही इफेक्टिव डिमांड है जो केन्स के बारे में आप पढ़ते हो कि ये एग्रीगेट सप्लाई होती है
और ये एग्रीगेट डिमांड है। जहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई जो है एग्रीगेट डिमांड के बराबर होती है उसको हम प्रभावी मांग के नाम से जानते हैं। माल्थस जो है एक ऐसा क्लासिकल है जो डिमांड यानी कि इम्पोर्टेंस देता है किसको माल्थस वाज ओनली क्लासिकल टू एम्फेसाइज इम्पोर्टेंस ऑफ डिमांड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ए आउटपुट। ठीक है, डिमांड साइड की ये बात करता है। पहला क्लास ये एक ऐसा क्लासिकल है, ये तो क्लासिकल सारे सप्लाई साइड की बात करते हैं। टू जनरेट फंड फॉर डेवलपमेंट माल्थस फोकस, वो कह रहा है कि अगर हमें फंड चाहिए, अगर हमें कैपिटल एकमुलेशन चाहिए तो हमें किसके ऊपर फोकस करना चाहिए। इन्होंने बताया कि यदि हमें कैपिटल एकमुलेशन करना है तो इसके लिए हमें दो चीज़ों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, एक तो लैंडलॉर्ड की सेविंग के ऊपर, एक कैपिटलिस्ट के प्रॉफिट के ऊपर। इन्होंने ये बात बताई। अब आगे मैं आपको बताती हूँ कि माल्थस जो है ना वो इम्बैलेंस बताता है, यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ में और फूड सप्लाई में इम्बैलेंस है। पॉपुलेशन ग्रोथ यानी कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, दूसरा क्या है जो फूड सप्लाई है, इसमें क्या बैलेंस नहीं है, यानी कि जितना फूड सप्लाई है यानी कि जितनी पॉपुलेशन है उतनी फूड सप्लाई नहीं हो पाती। रीज़न क्या है कि जो पॉपुलेशन है ना वो ज्योमेट्रिकल रेशो से बढ़ती है। ज्योमेट्रिकल रेशो का मतलब है जैसे 1 से 2 हुई, 2 से 4 हुई, 4 से 16 हुई, 16 से 64 हुई, इस तरीके से बढ़ती है। और जो आपकी फूड सप्लाई है ना, जो फूड सप्लाई है वो इंक्रीज करती है आपकी, वो इस तरीके से इंक्रीज करती है जैसे कि ये अर्थमेटिक रेशो से करती है। किससे? अर्थमेटिक रेशो से, ध्यान रखिएगा। जैसे 2 से 5 हो जाती है, 5 से 8 हो जाती है, 8 से 11 हो जाती है। और जो वो थी क्या थी, जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो बढ़ती थी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16, 16 से 64, ठीक है ना, इस तरीके से बढ़ती है। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर बैलेंस नहीं है फूड सप्लाई एंड पॉपुलेशन ग्रोथ में। एनी इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम ड्यू टू टेक्निकल प्रोग्रेस लीड टू मोर बर्थ। तो वो कह रहा है कि यदि प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है तो उससे बर्थ रेट बढ़ जाती है, ठीक है, जिसके कारण से फिर दोबारा प्रति व्यक्ति आय घट जाती है और वो जीवन निर्वाह लेवल पर पहुंच जाती है। यहाँ पर आपको माल्थस कहता है, जो माल्थस है वो क्या कहता है, वो कहता है कि पॉपुलेशन गोज डबल्ड, यानी कि 25 साल में जो पॉपुलेशन है ना वो डबल हो जाती है अकॉर्डिंग टू माल्थस। अब देखिए माल्थस ने ना 2 तरीके से पॉपुलेशन के ऊपर कंट्रोल लगाने की बात की है, ठीक है। 2 तरीके उन्होंने बताया, एक पॉजिटिव चेक्स है जिसको नेचुरल चेक्स बोलते हैं, एक प्रिवेंटिव चेक्स है, ठीक है। एक पॉजिटिव और दूसरा है प्रिवेंटिव। ठीक है, 2 तरीके के मेजर हैं या 2 तरीके के चेक्स हैं जिससे हम पॉपुलेशन पर कंट्रोल कर सकते हैं। पॉजिटिव के अंदर आ जाते हैं जैसे नेचुरल डिजास्टर, जैसे फ्लड आ गई, अर्थक्वेक आ गया, वॉर हो गया, ठीक है ना, ये सारे के सारे पॉजिटिव चेक्स है। कोई बीमारी आ गई, इसमें वॉर में आप करंट में लिख सकते हो जैसे यूक्रेन का, ठीक है, रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है उसमें बहुत सारे आदमी मारे जा रहे हैं। जैसे कोरोना आ गया, उसके द्वारा बहुत सारे लोगों की जान गई। तो प्रिवेंटिव चेक्स वो होते हैं जैसे फैमिली प्लानिंग हो गई, लेट मैरिज हो गई, तो इस तरीके के जो अपने आप किए जाते हैं, ठीक है ना। और ये होते हैं जो प्राकृतिक तौर पर होते हैं, जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं, तो ये इसकी बात करता है। और ये फोकस करता है कि जो है ना लेट मैरिज होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं एक बार इसको आपको पढ़कर सुना देती हूँ। यहाँ पर क्या कि थॉमस माल्थस जो है थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन की बात करते हैं, यानी कि 2 चीज़ों के ऊपर वो फोकस करते हैं। इफेक्टिव डिमांड, कैपिटल एक्युमुलेशन जो है वो आता है सेविंग ऑफ लैंडलॉर्ड से, प्रॉफिट यानी कि जो आप फंड इकट्ठा करोगे वो लैंडलॉर्ड की सेविंग से, और जो कैपिटलिस्ट है उसकी इससे किससे करोगे, जो प्रॉफिट उसको होता है। दूसरी बात देखिए फैक्टर सप्लाई, ये कहता है कि अगर फैक्टर सप्लाई ज़्यादा है उसकी डिमांड से तो क्या करना चाहिए, जो लैंडलॉर्ड्स है उसके ऊपर टैक्स लगा देना चाहिए। दूसरी इसकी बुक का नाम मैंने आपको बताया कि थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, जो इनकी बुक है एसे ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन 1798 में ये बुक आई थी। वह जानता था कि पॉपुलेशन वृद्धि और खाद्य सामग्री में अंतर से देशों की जो पर कैपिटा इनकम हो जीवन निर्वाह लेवल तक पहुंच जाएगी। पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए उन्होंने क्या कहा है कि पोस्टपोन की जो मैरिज है वो लेट मैरिज होनी चाहिए, उन्होंने ये बात की। अब हम बात करते हैं डेविड रिकार्डो की। जो तीसरी थ्योरी हम अभी डिस्कस कर रहे हैं वो रिकार्डो की थ्योरी है। इनका जो टाइम ड्यूरेशन रहा वो 1772 से 1823 तक रहा है।
मैं आपको एक बार बता देती हूँ, बाद में इसमें से पढ़ कर बताऊंगी कि जो डेविड रिकार्डो हैं, रिकार्डो थ्योरी बेस्ड होने माल्थस थ्योरी, यानी कि रिकार्डो की थ्योरी किसके ऊपर बेस्ड है, माल्थस की थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। इन्होंने कहा कि इकोनॉमी कैसी है, डायनेमिक है, ठीक है, ये चीज़ आप नोट डाउन कर सकते हो। ही वॉज मोर कंसर्न विद इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड फॉरेन ट्रेड, ही इनका जो मोर मेन फोकस रहा है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर और फॉरेन ट्रेड के ऊपर रहा। अकॉर्डिंग टू हिम देयर आर 3 एजेंट ऑफ डेवलपमेंट, ये बोलते हैं कि उत्पादन के 3 साधन है, एक कैपिटलिस्ट है, एक लेबरर है और एक लैंडलॉर्ड है। वेज रेट जो है ना डिटरमाइंड बाय मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल, यानी कि यहाँ पर जो वेज रेट है ना, जो वेज रेट है वो सब्सिस्टेंस लेवल तक है, यानी कि जीवन निर्वाह जितने यहाँ पर वेज दिए जाते हैं, ठीक है ना, जिसको सब्सिस्टेंस लेवल बोलते हैं, जीवन निर्वाह। दूसरा है कि यहाँ पर जो वेज है ना, जो वेज दिए जाते हैं वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के आधार पर नहीं दिए जाती, ये ध्यान रखिएगा, कहीं यहाँ पर पेपर में लिख दो कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के आधार पर दिए जाते हैं। इन शॉर्ट रन वेज रेट जो है ना राइज कर सकते हैं, फॉल कर सकते हैं, लेकिन जो लॉन्ग रन में देखो, शॉर्ट रन में ये घट सकते हैं, बढ़ सकते हैं, बट लॉन्ग रन में ये जीवन निर्वाह सब्सिस्टेंस लेवल तक ही रहेंगे। उसके बाद देखिए इसकी, देखिए रियल वेज इसके अंदर जो है, रियल जो वेज यानी कि जो रियल वेज है वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। और जो प्राइमरी सोर्स है कैपिटल एक्युमुलेशन का, जो सबसे पहले जो ये बताता है कि जो कैपिटल एक्युमुलेशन है ना वो डिपेंड करता है प्रॉफिट के ऊपर, ठीक है। कैपिटल एक्युमुलेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये ध्यान रखना कि कौन किसके ऊपर बता रहा है, ये यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैपिटल एक्युमुलेशन जो है ना वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर। किसकी थ्योरी में, रिकार्डो की थ्योरी में। प्रॉफिट ऑफ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर विल बी सेम, तो देखिए जो यहाँ पर जो प्रॉफिट है इंडस्ट्री का और एग्रीकल्चर का, दोनों का सेम है। प्रॉफिट डिपेंड ओनली ए वेज, ठीक है। देखिए यहाँ पर दोबारा मैं आपको बताती हूँ, कैपिटल एक्युमुलेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, कैपिटल एक्युमुलेशन वो डिपेंड करता है प्रॉफिट के ऊपर, ठीक है ना, प्रॉफिट के ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करता है। कैपिटल एक्युमुलेशन प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, ये आप ये बोलो। और जो प्रॉफिट है प्रॉफिट जो है डिपेंड्स ओनली वेज, यानी कि प्रॉफिट यहाँ पर आ कहाँ से रहा है, वो सिर्फ कहाँ से आ रहा है, वेज से आ रहा है, ठीक है ना, वेज से प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर। प्रॉफिट इंडस्ट्री के और एग्रीकल्चर के सेम है। शॉर्ट रन में वेज जो है अभी मैंने आपको बताया कि घट सकते हैं, बढ़ सकते हैं। एग्रीकल्चर जो सेक्टर प्रॉफिट है ना, एग्रीकल्चर सेक्टर प्रॉफिट डिटरमाइंड बाय इंडस्ट्रियल सेक्टर प्रॉफिट। स्टेशनरी स्टेट, यानी कि इसके अंदर जो स्टेशनरी जब इकोनॉमी रुक जाएगी वहाँ पर क्या होगा, ना तो आउटपुट बढ़ पाएगा और ना ही घट पाएगा। उस टाइम पर इसने क्या कहा कि इस स्टेशनरी जो स्टेट है, जो इकोनॉमी रुक गई है, उस टाइम पर क्या करना चाहिए, जो है ना फ्री ट्रेड कर देना चाहिए। और जो इसकी एक तरीके से जो इसकी थ्योरी में है, उस इसमें क्या माना है, इसमें इन्होंने माना है कि जो इकोनॉमी है वो कैसी है, डायनेमिक है। तो चलिए इसको एक बार देख लेते हैं, मैं इसको एक बार बता देती हूँ कि डेविड रिकार्डो का मैंने आपको बताया कि इसका टाइम ड्यूरेशन कितना है, 72 से लेकर 1772 से 1823 कर। ये स्टॉक ब्रोकर रहे हैं, एक जेंटलमैन फार्मर रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं। इनकी बुक है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन 1817। दूसरी बात है, इन्होंने फोकस किया है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, फॉरेन ट्रेड के ऊपर, मैं ये आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद देखिए कैपिटल एक्युमुलेशन की बात करते हैं, और कैपिटल एक्युमुलेशन ये बताते हैं कि जो कैपिटल एक्युमुलेशन है वो कहाँ से आता है, प्रॉफिट से आता है, ठीक है ना। जो कैपिटल एक्युमुलेशन है इनकी थ्योरी में कहाँ से आता है, वो प्रॉफिट से आता है, प्रॉफिट से, ठीक है। दूसरा देखिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन है, कैपिटलिस्ट है, लेबरर्स और लैंडलॉर्ड्स है। सेविंग जो है वो सेविंग जो होगी वो कहाँ से आएगी, देखो इसको ध्यान रखिए, प्राइमरी सोर्स क्या है, इसका प्रॉफिट है, इसके ऊपर आप फोकस कीजिएगा। तो कैपिटल एक्युमुलेशन जो सेविंग है, सेविंग कहाँ से आती है, प्रॉफिट से। और कैपिटल एक्युमुलेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये पूछेंगे आपसे हो कि किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रॉफिट के ऊपर। उसके बाद देखिए वेज रेट अगर इंक्रीज होते हैं तो इस थ्योरी में बोला गया कि पॉपुलेशन भी बढ़ जाएगी। लाभ और पूंजी संचय पर मजदूरी प्रभाव की व्याख्या करने के लिए कृषि लाभों को आधार मानता है। प्रॉफिट जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वेज के ऊपर। वेज किसके ऊपर डिपेंड करता है, अनाज की कीमत के ऊपर। और अनाज की कीमत किसके ऊपर डिपेंड करती है, भूमि के उपजाऊपन के ऊपर, ठीक है। तो इस सीक्वेंस को भी याद रख लीजिएगा। देखिए कैपिटल एक्युमुलेशन जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रॉफिट के ऊपर। प्रॉफिट किसके ऊपर डिपेंड करता है, वेज के ऊपर। वेज अनाज की कीमत के ऊपर, अनाज जो भूमि के उपजाऊ शक्ति है उसके ऊपर।
उसके बाद देखिए यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन, अभी मैंने बोला था ना कि एग्रीकल्चर के जो प्रॉफिट है इंडस्ट्री के प्रॉफिट के बराबर होंगे, कब होंगे? परफेक्ट कंपटीशन में। अन्यथा अगर दूसरा तरीका है, परफेक्ट कंपटीशन नहीं है, तो कृषिक लाभ औद्योगिक लाभ को निर्धारित करते हैं। अनाज की कीमत संभवतः बढ़ती है, वो कहें कि अनाज की कीमत कब बढ़ेगी? जब घटते प्रतिफल के, यानी कि जब जो घटते प्रतिफल के कारण सीमांत भूमि पर उत्पादन करते हैं, कि जो मार्जिनल लैंड है जब उसके ऊपर उत्पादन घट जाएगा, जब ही जो है अनाज महंगा हो जाएगा। रिकार्डो कृषि लाभों को बढ़ाने हेतु कृषि, ये भी पूछ सकते हैं कि रिकार्डो जो है एग्रीकल्चर में प्रॉफिट बढ़ाने के लिए किसके ऊपर फोकस करते हैं? कृषि में सुधार किए जाए, इसके ऊपर वो फोकस करते हैं। बिहेवियर ऑफ रेंट वेज एंड प्रॉफिट वेज, वो करें कि जो बिहेवियर है सबसे पहले रेंट होगा, वेज होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। वेज जो है वो क्या मिलेंगे? जीवन निर्वाह। अभी मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमी कहाँ पहुँच जाएगी? लास्ट में स्टेशनरी स्टेट के ऊपर, ना आउटपुट बढ़ेगा इस लेवल पर जाकर, ना ही आउटपुट घटेगा। दूसरा है कि स्टेशनरी स्टेट पर पहुँचने का क्या कारण है? क्योंकि लाभ की दर क्या है? घट जाती है। पूंजी संग्रह, ठीक है ना, वो करें कैपिटल एक्युमुलेशन। जो अभी मैंने बताया था कि कैपिटल, ये बार बार चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो एक बार मैंने ऊपर बता दी है उसी को आप ध्यान रखिएगा। तो चलते हैं इसकी नेक्स्ट थ्योरी पर। ये भी थोड़ा सा ये डायग्राम कर लेना इसको एक बार, कि जो इसकी थ्योरी में क्या है कि जो हम रेंट निकालते हैं, तो रेंट निकालने के लिए क्या, एवरेज प्रोडक्शन में से मार्जिनल प्रोडक्शन को हम माइनस करते हैं, ठीक है। यदि लेबर यहाँ से यहाँ तक बढ़ा दी जाती है तो यहाँ पर उसका प्रॉफिट जीरो हो जाएगा, और सारा का सारा सिर्फ ये इतने बेच जाएंगे, बाकी बचा हुआ हिस्सा जो है वो किस में चला जाएगा? रेंट में चला जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद है इंटरनेशनल ट्रेड की, ये बात करता हुआ मैं आपको बता चुकी हूँ। फ्री इंटरनेशनल ट्रेड की बात करता है, ठीक है। रिकार्डो की थ्योरी जो है वो किसके ऊपर? माल्थस की थ्योरी के ऊपर बेस्ड है, ये मैंने आपको बता दिया। तो नेक्स्ट थ्योरी पहले हम चलते हैं कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है। कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है उसके ऊपर उसकी हम बात कर लेते। देखिए थोड़ा सा इसकी डेट को एक बार वेरीफाई कर लेना नेट से। 1818 से 1883 कहीं पर लिखा होता है, ये 1867 में इनकी बुक आई थी, ठीक है। लेकिन ये इनका टाइम पीरियड जो मैंने जहाँ से पढ़ा था वहाँ पर ये था, लेकिन कहीं पर ये ऐसा लिखा होता है कि 1867 से लेकर 1894। तो इसको एक बार ज़रूर देख लेना। तो देखिए चलते हैं इसकी थ्योरी के ऊपर। ही ड्राइव्ड हिज थ्योरी फ्रॉम रिकार्डो, ठीक है ना। तो दूसरा देखिए हिज जो थ्योरी है आल्सो नोन द थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। इनकी थ्योरी को ना मैं आपको एक बार बता देती हूँ किस किस नाम से जाना जाता है। ये थ्योरी जो है ही ड्राइव्ड हिज थ्योरी फ्रॉम रिकार्डो, ठीक है। दूसरा है कि इस थ्योरी को हम सरप्लस वैल्यू के नाम से भी जानते हैं, सरप्लस वैल्यू। अभी बताऊंगी क्या होती है इस थ्योरी में, इनकी बात की जाएगी। मार्क्सियन जो थ्योरी है इज रेस्ट अपॉन द लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, ठीक है ना। उसके बाद है कार्ल मार्क्स द फादर ऑफ सोशलिज्म। देखिए कार्ल मार्क्स जो है उनको सोशलिज्म का फादर कहा जाता है, ठीक है। और इनको क्या बोला जाता है? इनको कंसिडर किया जाता है ग्रेट थिंकर ऑफ हिस्ट्री के बारे में। कंसेप्ट ऑफ रिजर्व आर्मी एंड सरप्लस पॉपुलेशन, इन्होंने किसका कंसेप्ट दिया है? रिजर्व आर्मी का और सरप्लस वैल्यू का। इसके बारे में इसने देखिए ये बताता है कि यदि टेक्निकल प्रोग्रेस होगी, इकोनॉमी में ज़्यादा मशीनें आएंगी, तो लेबर जो है लेबर सेव की जाएगी, लेबर ज़्यादा हो जाएगी। और जो है उसके बाद क्या होगा? जो रिजर्व आर्मी के बारे में आप इस थ्योरी में पढ़ोगे तो वो बढ़ जाएगी। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि जो कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है, पहले देखोगे इसका टाइम ड्यूरेशन क्या है, फिर आप देखोगे इसने सरप्लस वैल्यू की बात की है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे इसको फादर ऑफ सोशलिज्म कहा जाता है। ये क्या है? ग्रेट थिंकर हैं किसके? हिस्ट्री के। अब इन्होंने बताया कि एक रिजर्व आर्मी का कंसेप्ट ही आपको देंगे, इसमें अभी मैं आपको पढ़ाऊँगी। ये कहते हैं कि जो यदि यहाँ पर जो कैपिटलिस्ट है, यदि वो क्या करते हैं, मशीनों का ज़्यादा यूज करते हैं, तो फिर उनके पास लेबर ज़्यादा बच जाएगी। जब लेबर ज़्यादा बच जाएगी तो उसी को इन्होंने नाम दिया है रिजर्व आर्मी का। ये ध्यान रखिएगा आप। इसकी कुछ अजम्पशन है, अजम्पशन को एक बार हम देख लेते हैं कि अजम्पशन को आप ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा जो मैं बोलती हूँ। देखिए इसके अंदर क्या बात करते हैं? ये बात करते हैं कि देयर आर टू प्रिंसिपल क्लासेस इन द सोसाइटी। इसकी थ्योरी के अंदर दो तरीके की क्लास की बात की गई है। वो क्लास कौन कौन सी हैं? क्लास एक है यहाँ पर आपकी जो पूंजीवादी है, एक है श्रमिक, ठीक है ना। एक पूंजीवादी है जिसको आप कैपिटलिस्ट बोलते हो, और एक है लेबर, ठीक है, लेबर क्लास है या जिसको श्रमिक बोलते हो। दो तरीके की, यानी कि एक अमीर आदमी है और एक बिल्कुल काम करने वाले आदमी हैं। वेज ऑफ द वर्कर्स आर डिटरमाइंड इन द सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ लिविंग। जो श्रमिक को जो वेज दिए जा रहे हैं वो सिर्फ जीवन निर्वाह के बराबर है, ठीक है, जीवन निर्वाह के बराबर है, इसके बराबर ही उसको वेज दिए जा रहे हैं।
लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू जो है होल्ड्स गुड दस लेबर इज़ द मेन सोर्स ऑफ वैल्यू जनरेशन। तो वो करे कि जो लेबर है ना वही ऐसा है जो इकोनॉमी को वैल्यू जनरेट करके देता है, जिससे प्रॉफिट आने की संभावना ज़्यादा है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर ओन बाय द कैपिटलिस्ट। जितने भी उत्पादन के साधन हैं वो पूंजीवादियों के पास हैं। कैपिटल इज ऑफ द टू टाइप्स। यहाँ पर जो पूंजी है ना, जो पूंजी है वो दो तरीके की है। एक पूंजी है वेरिएबल पूंजी और दूसरी है कांस्टेंट पूंजी। ठीक है ना, वेरिएबल और कांस्टेंट दो तरीके की यहाँ पर कैपिटल है। जो कैपिटलिस्ट है, जो पूंजीवादी हैं, वो श्रमिकों का शोषण करते हैं। लेबर जो है, ये जो श्रमिक हैं वो होमोजीनियस हैं, यानी कि एक जैसी क्वालिटी वाले वर्कर हैं। और जो लेबर है वो परफेक्टली मोबाइल है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। परफेक्ट कंपटीशन की इस थ्योरी में बात की गई है। नेशनल इनकम जो है वो दो पार्ट में डिवाइड है, एक वेज में दूसरा प्रॉफिट में। ठीक है ना, एक वेज में और दूसरा प्रॉफिट में। कार्ल मार्क्स जो है डिफाइन जो है वो लेबर को किस तरीके से डिफाइन करते हैं कि जो लेबर है वो एक तरीके से सिर्फ काम करती है, उसके पास किसी प्रकार के कोई संसाधन नहीं है, वो सिर्फ। इस थ्योरी के तीन कंपोनेंट्स हैं। एक कांस्टेंट कैपिटल है, यानी कि तीन कंपोनेंट्स हैं। तीन कंपोनेंट्स में कौन कौन से? कांस्टेंट कैपिटल जिसको सी से डिनोट किया गया, एक वेरिएबल कैपिटल जिसको वी से डिनोट किया गया, सरप्लस वैल्यू जिसको एस से डिनोट किया गया। ठीक है, तो एग्रीगेट आउटपुट अगर निकालोगे तो एग्रीगेट जो आउटपुट निकल कर आएगा यहाँ पर, एग्रीगेट आउटपुट वो इन तीनों को अगर आप प्लस कर देते हो, सी प्लस वी प्लस एस, तो ये एग्रीगेट आउटपुट होगा आपका। ठीक है, रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू, अगर हम इस रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू निकालते हैं, इसको बोलते हैं रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू। ठीक है ना, सरप्लस वैल्यू, तो इसको इस तरीके से लिख देते हैं एस वी, तो ये निकल कर आएगी आपकी सरप्लस वैल्यू जो है। ठीक है, सरप्लस वैल्यू डिवाइड बाय वी। ठीक है ना, वेरिएबल जो कैपिटल है। मार्क्स कॉल द रेशो ऑफ सरप्लस टू वेरिएबल कैपिटल, यानी कि सरप्लस का, वैल्यू का, सरप्लस का और किसका रेशो है? ये वेरिएबल कैपिटल का। इसको एक्सप्लॉयटेशन रेट के नाम से जानते हैं, शोषण की दर। ठीक है ना, जब लेबर को यूज करते हैं तो उससे इतना काम ले लिया जाता है, इतना उसको पे नहीं किया जाता, इसलिए उसको बोलते हैं कि शोषण करते हैं यहाँ पर जो ये कैपिटलिस्ट हैं। किसका? लेबर का। तो इसको एक्सप्लॉयटेशन रेट के नाम से भी जानते हैं। एक सेकेंड, ठीक है ना, ये एक्सप्लॉयटेशन रेट है, ये ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर कि रेट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है ना, अब उसके बाद हम निकालते हैं रेट ऑफ प्रॉफिट। रेट ऑफ जो प्रॉफिट होता है उसका फॉर्मूला है एस अपॉन में सी प्लस वी। सरप्लस वैल्यू, रेट ऑफ प्रॉफिट इज द रेशो बिटवीन द सरप्लस वैल्यू एंड द टोटल कैपिटल। ये टोटल कैपिटल है, वेरिएबल और कांस्टेंट कैपिटल। तो आर जो है, अगर आप इसको देखोगे यहाँ पर रेट ऑफ प्रॉफिट को आर से दिखा सकते हो, तो रेट ऑफ प्रॉफिट है। जो सरप्लस वैल्यू है, ठीक है ना, एस इज द सरप्लस एंड वी प्लस सी आर टोटल, एडवांस या कांस्टेंट और वेरिएबल। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट फॉर मार्क्स ओनली लेबर प्रोड्यूस सरप्लस वैल्यू। सिंपल, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि सिर्फ यहाँ पर जो भी वैल्यू जनरेट करता है वो कौन करता है? लेबर ही करता है और कोई नहीं करता। इसके बाद ये तीसरी बात करता है अपनी थ्योरी में ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल। ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल जो है वो है आपकी, अगर हम कांस्टेंट कैपिटल को वेरिएबल कैपिटल से हम अगर डिवाइड कर देते, फिर देखिए जो ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल है, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल जो है एस अपॉन में एक्सप्लॉयटेशन ऑफ जो थी, एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन रेट है, इसके साथ ये पॉजिटिव रिलेटेड होती है। ठीक, सॉरी दोबारा इसको एक सेकंड रुकिए। देखो, ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल सी अपॉन में वी है। ठीक, अभी हमने देखा था कि प्रॉफिट रेट थी, प्रॉफिट रेट के साथ ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल का होता है नेगेटिव संबंध। ठीक है, और दूसरा जो आपका देखिए, जो ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल सी अपॉन में भी है। ठीक है ना, प्रॉफिट रेट क्या थी आपकी, जिसको आर से डिनोट किया गया था। ठीक है, आर से, और ये क्या निकल कर आई थी? ये थी एस अपॉन में सी प्लस वी। देखिए, मैं कह रही हूँ कि इस प्रॉफिट रेट के साथ ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल का है नेगेटिव संबंध। ठीक, और दूसरा एस अपॉन में भी जो एक्सप्लॉयटेशन रेट थी, या रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू थी, इसका है इसके प्रॉफिट रेट के साथ पॉजिटिव संबंध। ठीक है ना, ये बताने की कोशिश मैं आपको कर रही हूँ। अब देखिए, इसको देख लेते हैं
कि दर्शन शास्त्र के इतिहास के रचयिता के रूप में किसको, कार्ल मार्क्स को देखा जाता है। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि पूंजीवाद का पतन होगा और समाजवाद का उदय अनिवार्य। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। अब उसके बाद आगे चलते हैं हम कि फर्स्ट उन्होंने ये स्टेज भी आपने याद करनी है, ठीक है ना। तो स्टेज की बात की थी उन्होंने, ये एक मेटेरियलिस्टिक या मेटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ ए हिस्ट्री, ठीक। इसके अंदर है कि प्रीमेटिव कम्युनिस्ट लिखा मिले या फिर आपको मिला एशियाटिक स्टेज, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पर है एनिशियंट या स्लेवरी स्टेज, या तो एनिशियंट लिखा मिलेगा या स्लेवरी। फिडुअल स्टेज या हिंदी में जागीरदारी बोलते, कैपिटलिस्ट स्टेज। तो ये चारों की चारों सीक्वेंस में लगानी आपसे वो पूछता, तो ये इसकी 4 स्टेज के बारे में उन्होंने बात की है। उसके बाद देखिए, अभी मैंने आपको बता ही दिया कि 2 तरीके की क्लास है यहाँ पर, एक क्या है श्रमिक है, एक पूंजीवादी है। दूसरा थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू की ये बात करते हैं, ठीक। थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू में आपने देखा ना एस अपॉन में भी, जिसको हम एक्सप्लॉयटेशन रेट के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर आपने यहाँ पर लाभ निकालना, प्रॉफिट कितना हुआ, तो बाजार मार्केट प्राइस में से जो वेज दिए हैं, जो मजदूरी दी है, उसमें से घटा दो देने। प्रोडक्शन वैल्यू आपकी सी, या जो आपने देखा था कि टोटल जो एक तरीके से C + V + S से बनता है, ठीक है ना, जो एग्रीगेट प्रोडक्शन है या सप्लाई है। रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू आपने देख ही लिया, ठीक है। उसके बाद ये प्रॉफिट रेट भी आपने देख लिया, ऑर्गेनिक कंपोजिशन का फॉर्मूला भी आपने देख लिया। अब देखिए कंसेप्ट ऑफ रिजर्व आर्मी, एक ही कंसेप्ट ऑफ रिजर्व आर्मी आपसे पूछ सकता है, ये क्या होता है। इसका मतलब होता है कि जब टेक्निक, अभी मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, जब टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज किया जाता है, मशीनों का अगर ज़्यादा यूज किया जाता है, तो जो मैन पावर होता है वो सरप्लस में बच जाता है, और जितना ज़्यादा सरप्लस में बचेगा उसको रिजर्व आर्मी बोलेंगे। फिर 5वां नंबर पर आता है कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट। एक तो ये सिक्वेंस में आप सारी की सारी बातें याद रखोगे, ठीक है ना। सिक्वेंस में देखिए, पहले तो आप याद रखोगे कि इस थ्योरी के अंदर क्या है, कार्ल मार्क्स की थ्योरी में पहले तो मेटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री आती है, ठीक है ना। इसमें ये 4 स्टेज हैं, इन स्टेज को सीक्वेंस में पूछता। उसके बाद फिर थ्योरी ऑफ क्लास वार के बारे में बात करता, सरप्लस वैल्यू के बारे में बात करता। उसके बाद आपने देखा कि कंसेप्ट ऑफ रिजर्व आर्मी के बारे में बात करता, कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट के बारे में बात करता। अभी क्या कहता कि अगर हम अधिशेष को, सरप्लस को बढ़ाना है तो उसके लिए संचय करो, यही मूसा और यही पैगंबर है, ये बात बोली गई। पूंजी संचार्थी विकास के लिए पंगुड़े के पालने का काम करता है। जो यहाँ पर डेवलपमेंट जो होता है वो डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो इकोनॉमी, यानी कि सबसे बाद में क्या होता है, यहाँ पर कैपिटल जो है ना वो खत्म हो जाता है। यानी कि क्राइसिस क्यों आते हैं, फर्स्ट है कि लाभ घट जाता है इसलिए आते हैं, अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग विकास होता है, अलग आहार संकट के कारण से, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया है कि जो ये आपका यहाँ पर दिखाया गया प्रॉफिट रेट, ठीक है। ये जो प्रॉफिट रेट है ये दिखाया गया आपका एक्सप्लॉयटेशन रेट या सरप्लस वैल्यू, ये इसके साथ पॉजिटिव संबंधित है। ऑर्गेनिक कंपोजिशन जो है इसके साथ नेगेटिव रिलेटेड है, ये ध्यान रखिएगा प्रॉफिट रेट के साथ। अब हम बात करते हैं शुम्पेटर के, शुम्पेटर थ्योरी के बारे में हम जानेंगे। देखिए जो शुम्पेटर का जो टाइम पीरियड है वो 1883 से 1953। इनकी थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये बुक 1911 में आई थी। बिजनेस साइकिल्स जो बुक 1939 में आई। उसके बाद है इसकी कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी, ठीक है, 1943 में आई। तो ये बुक्स के नाम आप जरूर याद रखिएगा कि इसकी 3 बुक्स है। अब देखिए जो शुम्पेटर की थ्योरी है ना वो मेनली है इनोवेशन बेस्ड है, ठीक है। किसके ऊपर बेस्ड है, इनोवेशन के ऊपर बेस्ड है। तो इनिशियली जो स्टार्टिंग होती है इस थ्योरी की वो होती है सर्कुलर फ्लो से, यानी कि इकोनॉमी को ये स्टार्टिंग में मानकर चलते कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, यहाँ से इस थ्योरी की स्टार्टिंग हो जाती है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में आप सभी जानते हो कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या होता है कि जो इनकम है और एक्सपेंडिचर है वो दोनों एक दूसरे के बराबर है, यानी कि ये सर्कल में घूम रहा है। जितनी आय हुई है वो खर्च कर दी जाती है, दोबारा इनकम में कन्वर्ट हो जाती है, दोबारा खर्च कर दी जाती है। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन से अपनी स्टार्टिंग मानता है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में आप सभी जानते हो कि फैक्टर जो प्राइस है उसकी मार्जिन प्रोडक्टिविटी के आधार पर उनको पे किया जाता है। प्राइस जो एवरेज कॉस्ट के आधार पर होते हैं। इकोनॉमिक प्रॉफिट जो है ना वो 0 होता है, नॉर्मल प्रॉफिट इनको मिलता। सेकंड ये बात करता कि अगर हमें इस सर्कल को तोड़ना है तो इस सर्कल को तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, इनोवेशन चाहिए। और इनोवेशन इसकी थ्योरी में कौन करेगा, उद्यमी करेगा, ठीक। इनोवेशन में क्या हो सकता है कि कोई नया आइडिया सोच लिया जाए, नई मार्केट मिल जाए, कोई नई रिसोर्स मिल जाए, तो सारा का सारा इनोवेशन है। और इनोवेशन जो होते हैं ना यहाँ पर, यानी कि जो डेवलपमेंट होती है इसकी थ्योरी में
वो स्पॉन्टेनियस एंड डिसकॉन्टिन्यूस होती है, ठीक है। स्पॉन्टेनियस और डिसकॉन्टिन्यू होती है, ये शब्द आप जरूर याद रखिए, पूछते हैं इस तरीके की चीज़ों को। अब देखिए डायनेमिक थ्योरी है। दूसरा है कि रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर, कि उसने एंटरप्रेन्योर को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है, और वो कहता है कि उद्यमी ऐसे ही नहीं बनते, उनके लिए एक इन्वायरमेंट, स्पेशल इन्वायरमेंट चाहिए, वहाँ से वो पैदा होते हैं। इसके बाद है कि बिजनेस साइकिल की बात करते हैं, ठीक है, या क्राइसिस के बारे में उनका दृष्टिकोण कैसा है। वो कहता है कि जो उन्होंने हिस्टोरिकल, स्टैटिकल और एनालिटिकल है, ठीक है ना। संकट का संबंध उनका इकोनॉमिक घटनाओं से, इनकी आर्थिक घटनाओं से है। उसके बाद आप देखिए कि जो मार्क्स, शुम्पेटर दोनों ही कहते हैं पूंजीवाद का विनाश होगा। ये शब्द भी आप मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि मार्क्स भी यही कहता है, शुम्पेटर भी यही कहता है कि कैपिटलिस्ट जो है ना, पूंजीवाद एक दिन खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद हम बात करते हैं रोस्टो की स्टेज की। रोस्टो की जो स्टेज है उनके बारे में आप जानोगे। और देखिए जो रोस्टो की स्टेज हैं, इन्होंने दिस थ्योरी वाज पब्लिश्ड 1960। पहले आप ये देखोगे रोस्टो की जो थ्योरी है वो 1960 के दशक में, यानी कि 1960 में इसको पब्लिश किया गया। ये एम्फेसाइज करती है एक तरीके से सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल फैक्टर एज ए इम्पोर्टेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ही एम्फेसाइज उन्हें सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल फैक्टर एज ए इम्पोर्टेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, इसका मतलब क्या है। उसके बाद देखिए, दोबारा सुनिए, मैंने बोला कि ये है ही एम्फेसाइज, वो एम्फेसाइज करता है उन सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल फैक्टर के ऊपर जो कि विकास के लिए ज़रूरी है। तो इसने 5 स्टेज की बात की, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कितनी स्टेज के बारे में बात की है रोस्टो ने? 5 स्टेज के बारे में बात की है। 5 स्टेज को अगर हम यहाँ पर डिफाइन करें तो वो किस तरीके से होंगी, मैं आपको एक बार डिफाइन कर दूँ, उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊँगी। डिफाइन करने के लिए आप एक डायग्राम ले सकते हो। डायग्राम है कुछ इस तरीके का, ठीक है ना। तो इस तरीके का ये डायग्राम है, इस तरीके का। तो जो यहाँ तक अगर आप देख रहे हो ना, ये है ट्रेडिशनल सोसाइटी, ये है फर्स्ट स्टेज। ये ट्रेडिशनल, परंपरावादी जो सोसाइटी की बात करते हैं, ट्रेडिशनल स्टेज है। ये देखिए जो ट्रेडिशनल जो स्टेज है, ये पुरानी तकनीकों तथा लोगों के रूढ़िवादी विचारों पर आधारित है, ठीक है। उसके बाद जब हम बात करते हैं सेकंड स्टेज की, तो सेकंड स्टेज को हम बोलते हैं प्री कंडीशन ऑफ टेक ऑफ, ठीक है। टेक ऑफ से पहले की जो स्टेज है, टेक ऑफ से पहले की स्टेज है ये वाली, ये आपकी आ जाएगी एक तरीके से, इसको बोलेंगे प्री कंडीशन ऑफ टेक ऑफ। प्री कंडीशन ऑफ टेक ऑफ। देखिए टेक ऑफ से पहले की सिचुएशन मैं बताऊंगी क्या होती है इसको बाद में। अब उसके बाद हमारी जो थर्ड स्टेज आती है, थर्ड स्टेज आती है हमारी ये वाली, ठीक है ना। तीसरी स्टेज ये होती है टेक ऑफ, ठीक है ना, ये टेक ऑफ होती है। उसके बाद आती है हमारी ये स्टेज, इस स्टेज को बोलते हैं ड्राइव टू मैच्योरिटी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? ड्राइव टू मैच्योरिटी, ड्राइव टू मैच्योरिटी, इसको ये बोलते हैं। ये आती है हमारी फिफ्थ स्टेज, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जिसको बोलते हैं हाई मास कंजम्पशन, हाई मास कंजम्पशन। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी स्टेज को डिवाइड किया। तो आप समझ गए कि 5 स्टेज के बारे में किसने बात की है? रोस्टो ने बात किया है। जब हम बात करते हैं यहाँ पर ट्रेडिशनल सोसाइटी की जो फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज की अगर हम बात करते हैं तो क्या बताया मैंने आपको, यहाँ पर ट्रेडिशनल सोसाइटी है, ठीक है ना। ट्रेडिशनल सोसाइटी की यहाँ पर ट्रेडिशनल सोसाइटी में क्या होता है कि पुरानी तकनीकों तथा लोगों के रूढ़िवादी विचारों पर ये आधारित होती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसके अंदर, देखिए इसमें क्या होता है, जो ट्रेडिशनल सोसाइटी होती है फर्स्ट स्टेज में, ट्रेडिशनल सोसाइटी में इसमें ये होता है कि इकोनॉमी है ना एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड होती है, ठीक है ना, एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड होती है। सेकंड क्या होता है, यहाँ पर बैकवर्ड सोसाइटी होती है, इनकी पिछड़ी हुई सोसाइटी होती है। यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट रेट होती है ना 5% से कम होती है, इनकी 5% से कम हो गई। और जो आपकी जो क्या बोले मैंने, स्टेज ऑफ इन्वेस्टमेंट लिमिट बिलो द 5% ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है। नेशनल इनकम का जो भी है वो 5, जितनी भी नेशनल इनकम है उसका 5% से भी कम इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। और जो इंडस्ट्रीज ग्रोथ है वो कैसी है, लिमिटेड है, ठीक है। ये आपकी ट्रेडिशनल सोसाइटी की विशेषता है। तो पर कैपिटा इनकम मैंने आपको बता दी कम है, और जो एग्रीकल्चर का महत्व ज़्यादा है। तो एग्रीकल्चर में लगभग जो है ना 75% जो व्यक्ति हैं वो इसी एग्रीकल्चर के ऊपर काम करते हैं। और 5% से नेशनल इनकम का 5% से भी नीचे इसके अंदर इन्वेस्टमेंट
किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। देखिए फिर हम दूसरी बात करते हैं प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ। अभी देख टेक ऑफ जो मैं बोल रही हूँ उसका मतलब होता है, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया जाता है रोस्टम। जैसे कि आप हवाई जहाज़ की बात करते हो ना, हवाई जहाज़ की, तो हवाई जहाज़ जो है तो उसको एक लेवल होता है ना उसका उड़ने का। पहले क्या होता है कि उसको एक स्पीड होती है और उसको एक स्पेस चाहिए कि भाई मतलब इतने एरिया तक क्या करेगा, उसके बाद ही क्या करेगा वो टेक ऑफ करेगा। तो इसके लिए करें कि एक लेवल है, तो उस लेवल के बारे में बात की जा रही है। तो देखिए यहाँ पर बात की गई है प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ। टेक ऑफ होने से पहले की कंडीशन में क्या सिचुएशन होगी, तो इसको लिखोगे आप प्री कंडीशन ऑफ प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ नहीं, फॉर टेक ऑफ। तो इसमें देखिए क्या होता है, इस स्टेज के अंदर क्या होता है कि हम चेंज हो जाती है इकोनॉमी, ठीक है, सोशल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर इन दिस स्टेज द प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन या चेंज इन इकोनॉमी सोशल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर यहाँ पर चेंज होता है। यह परिवर्तन आधुनिक विज्ञान के लाभ लेकर आता है, शिक्षा का प्रसार होता है, नए निवेशकर्ता और उद्यमियों का भी आगमन होता है, ठीक है, समाज का विस्तार होता है इसके अंदर, ठीक है, एग्रीकल्चर में चेंज होता है, विदेशी व्यापार भी बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती है और एग्रीकल्चर से हम इंडस्ट्री के ऊपर मूव करते हैं। तो एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री पर मूव करेंगे और जो हमारी ट्रेड और कॉमर्स एक्टिविटी है वो बढ़ेंगी, लोगों का कंजम्पशन बढ़ेगा, तो ये सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी। इन दिस स्टेज इन्वेस्टमेंट शुड बी अबाउ द 5%, यानी कि 5%, 5% नेशनल इनकम का 5% से ज़्यादा अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जाने लगेगा, ठीक है ना। इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पर बढ़ जाएगी, नए एंटरप्राइज जो है वो इकोनॉमी के अंदर आएंगे, नए नए उद्यमी क्या होंगे इकोनॉमी में आएंगे। इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ जाएगा आपका 5% से 10% के लगभग, ये भी डेटा याद रखोगे आप। तो उसके बाद आप देखिए बर्थ रेट यहाँ पर डिक्लाइन करने लग जाएगी। उसके बाद करते हैं हम सेकंड, देखिए फिर हम बात करते हैं थर्ड स्टेज की, जिसको हम क्या बोलते हैं टेक ऑफ। थर्ड से टेक ऑफ के अंदर क्या होता है, यहाँ पर हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो 10% से नेशनल इनकम का जो 10% है उससे ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर स्टेज क्या होती है, रैपिड सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ होती है। एन एग्जाम्पल ऑफ टेक ऑफ फेज इन एग्रीकल्चर ग्रीन रेवोल्यूशन। वो करें कि ये फेज हमने कब प्राप्त किया था, जब ग्रीन रेवोल्यूशन 1966 में आया था, ठीक है ना। इंडिया रीच्ड इन ए टेक ऑफ स्टेज ड्यूरिंग द थर्ड 5 ईयर जो स्टेज थी, ठीक है ना। तो थर्ड 5 ईयर प्लान जो 1966 के अंदर, आप इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो हमें टेक ऑफ की जो स्टेज है वो इंडिया ने प्राप्त कर ली थी। उसके बाद देखिए आपने देख लिया यहाँ पर क्या होगा कि इकोनॉमी जो है वो आपकी डायनेमिक इकोनॉमी हो जाएगी, ठीक है, डायनेमिक ग्रोथ होगी। आप 10% से ज़्यादा जो नेशनल इनकम है उसका 10% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। इकोनॉमी क्या हो जाएगी, सेल्फ सस्टेन ग्रोथ प्राप्त कर लेगी। इंडिया ने 1966 में इसे प्राप्त कर लिया था। उसके बाद आती है फोर्थ स्टेज। जो फोर्थ स्टेज है वो है आपकी एक तरीके से ड्राइव टू मैच्योरिटी, ड्राइव टू मैच्योरिटी, ठीक है ना, ड्राइव टू मैच्योरिटी। इस स्टेज को एज द पीरियड व्हेन द सोसाइटी अप्लाइड द रेंज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी मॉडर्न हो जाती है। मैनी टेक्निकल चेंज टेक प्लेस, बहुत सारी टेक्निकल जो चेंज है वो आ जाते हैं। यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है नेशनल इनकम का वो 10% से लेकर 20% होता है नेशनल इनकम का। जनरली इज टेक 60 ईयर्स टू शिफ्ट फ्रॉम टेक ऑफ टू ड्राइव टू मैच्योरिटी, यानी कि 60 साल लगभग लग जाते हैं दूसरी स्टेज से इस स्टेज में आने में, ठीक है ना। टेक ऑफ से यहाँ पर पहुँचने में हमें इतना टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, दीर्घकालीन सतत आर्थिक वृद्धि की अवधि होती है, नई तकनीक का विकास हो जाता है। इस दौरान बचत तथा निवेश हाई लेवल पर पहुँच जाते हैं, आर्थिक विकास स्वचालित हो जाता, अर्थव्यवस्था परिपक्वता की ओर पहुँचती है, प्रति व्यक्ति समग्र पूंजी बढ़ती है, विदेशी व्यापार बढ़ता है, ग्रामीण धंधों में व्यस्त जनसंख्या का अनुपात, यानी कि गाँव से हटकर जो एग्रीकल्चर है उससे हटकर जो इंडस्ट्री है उसके अंदर जो लोग ज़्यादा काम करते हैं, ठीक। उसके बाद आता एज ऑफ हाई मास कम्युनिकेशन, जो 5th स्टेज है इसकी। 5वीं स्टेज क्या है, यहाँ पर जो 5th स्टेज है वो आ जाती है हाई मास कम्युनिकेशन की। देखिए इसके अंदर क्या होता है,
इसके अंदर होता है कि स्थायी उपभोक्ता वस्तु का निर्माण होता है, जैसे टेलीविजन, फ्रिज, तो ये सारी चीज़ें जो फिफ्थ स्टेज होती है, ठीक। इकोनॉमिक वेलफेयर बढ़ता है। फीचर्स ऑफ हाई मास कंजम्पशन, उपभोक्ता का यानी कि जो सोवरेनिटी होती है ना, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस दी जाती है कंज्यूमर को दी जाती है। समाज कल्याणकारी राज्य की भूमिका धारण कर लेता है, यानी कि जो स्टेट है वो क्या करेगा, वेलफेयर के लिए ज़्यादा काम करना स्टार्ट कर देगा। गाँव से शहरों की तरफ लोग प्रवास करेंगे, यानी कि माइग्रेट कर जाएंगे। कैपिटल आउटपुट कॉन्स्टेंट हो जाएगा। ये सारी चीज़ें इसके अंदर हो जाएंगी। तो ये 5 स्टेज थी किसकी, रोस्टो की। तो आप इन स्टेज को ध्यान रखोगे। अब देखिए, चलिए मैं आपको एक बार यहाँ पर आपको बता देती हूँ, पढ़ लेते हैं एक बार इसको। पहली बात है कि रोस्टो ने ना, हाँ, क्या किया है कि नॉन इकोनॉमिक फैक्टर की बात की है, ठीक है ना। तो ये भी आप ध्यान रखोगे कि इसने क्या किया, नॉन इकोनॉमिक जो फैक्टर हैं उनके ऊपर फोकस किया है। आर्थिक और गैर आर्थिक शक्तियों के बात करता है ये। दूसरा है कि बुक है इनकी द स्टेजिज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, जो कि 1960 में आई। मेन फैक्टर है इसके सामाजिक और संस्था, ठीक है। 5 स्टेज की मैंने आपको बता दी है। 5 स्टेज सीक्वेंस में आपसे पूछेगा। द ट्रेडिशनल सोसाइटी, द प्री कंडीशन ऑफ फॉर टेक ऑफ, द ड्राइव टू मेच्योरिटी, एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन, ठीक है ना। कम्युनिकेशन नहीं, कंजम्पशन, वहाँ पर मैंने गलत बोल दिया था, कंजम्पशन, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर पढ़ते हैं हम इसको कि अर्थव्यवस्था के विकास में अर्थव्यवस्था का विकास ना 6 प्रवृत्तियों के ऊपर डिपेंड करता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। आधारभूत विज्ञान को विकसित करने की प्रवृत्ति, फर्स्ट ये 6 जो टेंडेंसी है ना इसकी, इसमें 6 प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी। आधारभूत विज्ञान को विकसित करने की प्रवृत्ति, आर्थिक आवश्यकताओं विज्ञान के प्रयोग की प्रवृत्ति, आविष्कारों को स्वीकार करने की प्रवृत्ति, भौतिक उन्नति प्राप्त करना, उपभोग प्रवृत्ति, संतान प्राप्ति की प्रवृत्ति। तो ये सारी चीज़ें हैं इसकी। दूसरा के स्टेज ऑफ ग्रोथ मैंने आपको बता ही दिया है। ये हिंदी में पारंपरिक यानी कि ट्रेडिशनल और आत्मनिर्भरता की पूर्व की शर्तें जो हमने बोला, द प्री कंडीशंस फॉर टेक ऑफ, फिर उसके बाद टेक ऑफ, ठीक है। और जो फोर्थ है वो क्या थी, द ड्राइव टू मेच्योरिटी, इनकी परिपक्वता हेतु प्रयास। तो जो फिफ्थ थी वो क्या थी, एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन, ठीक है। इस 2 सारी चीज़ें आपने पढ़ ली। पारंपरिक समाज के अंदर हमने देख लिया था कि लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स मिलते हैं एग्रीकल्चर में। अधिकांश कर जो होता है स्मारक बनाने में, दाह संस्कार में, शासन की शान शौकत में चला जाता है। जनसंख्या वृद्धि या कमी माल्था सिद्धांत के अनुरूप होती है यहाँ पर। उसके बाद आपने देख लिया सेकेंड स्टेज थी द प्री कंडीशन ऑफ फॉर ट्रेड ऑफ। ये 5% से जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो कितना होता है, जीडीपी का 5% से कम। टेक ऑफ में क्या होता है कि औद्योगिक क्रांति का नाम दिया जाता है इसको। इकोनॉमी सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ की तरफ बढ़ती है, मुँह करती है। इसके लिए इन्वेस्टमेंट रेट 10% या इससे ज़्यादा होनी चाहिए। ड्राइव टू मेच्योरिटी यानी कि 10 से लेकर 20% तक आप नेशनल इनकम का इन्वेस्टमेंट करने लग जाते हो। ये जो हाई मास कंजम्पशन, ये मैंने आपको सारी बता दी है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर एक तरीके से बैलेंस ग्रोथ की, ठीक है ना। बैलेंस ग्रोथ की हम बात करते हैं। जो बैलेंस ग्रोथ है वो इसकी ये नाम आपने याद रखने हैं। बैलेंस ग्रोथ में रेगनार नरकशे है, ऑर्थर लुइस है, एलन यंग है, रोजस्टिन रोडान है। डायनेमिक होती है, लॉन्ग रन होती है, इलास्टिक होती है। उसके बाद देखिए कि जो मीनिंग होता है इसका मतलब होता है कि दलित क्षेत्र में निवेश से है। दलित क्षेत्र का मतलब क्या होता है कि जो डिप्रेस्ड क्षेत्र है, ठीक है ना, एरिया है। और इसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या होता है, इसके अंदर जो कंजम्पशन है ये इन्वेस्टमेंट रेट है, ये कंजम्पशन रेट है, ये इनकम या एक तरीके से रेट है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हैरड की अगर आप हैरड वाला भी मॉडल पढ़ोगे तो वहाँ पर क्या है, ये आपकी हैरड की ये वारंटीड ग्रोथ रेट है, नेचुरल ग्रोथ रेट है। और ये आपकी एक सेकेंड रुकिए, देखिए हैरड के अकॉर्डिंग जो है ना, नेचुरल ग्रोथ रेट वारंटीड ग्रोथ रेट एक्चुअल ग्रोथ रेट क्या है, सारे के सारे इक्वल होंगे, ठीक है ना। कब, बैलेंस ग्रोथ में। जो जॉन रॉबिन्सन है उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला है कि ये उनकी वारंटेड ग्रोथ रेट है, ठीक है ना। या कैपिटल ग्रोथ रेट और पॉपुलेशन, ये इसको वारंटेड ग्रोथ रेट बोलते हैं, इसको नेचुरल ग्रोथ रेट बोलते हैं, ठीक है ना। यानी कि कैपिटल ग्रोथ रेट और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बैलेंस ग्रोथ में क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। उसके बाद देखिए जो अल्पविकसित देशों को प्रतिबंधित व्यापार नीतियाँ लागू करनी चाहिए। एक सेकेंड, यहाँ पर कुछ मिस्टेक है। देखिए अल्पविकसित देशों को प्रतिबंधक व्यापार नीतियाँ लागू करनी चाहिए। ये क्या कर रहा है
ये यहाँ पर बताया गया है कि जो एक तरीके से जो बैलेंस ग्रोथ है उसके अंदर क्या है कि अगर हमें विकास करना अपने देश का, तो जो भी हम अल्पविकसित देश जो हैं प्रतिबंधक व्यापार नीतियाँ इनके अपने प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये कह रहे हैं इन्फेंट इंडस्ट्री के बारे में बात की गई है, इन्फेंट इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करो। मांग में संतुलन, उपभोक्ता पदार्थ उद्योग और हॉरिजॉन्टल सेक्टर में कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए। ठीक है, मांग में संतुलन के लिए क्या होना चाहिए, उपभोग पदार्थ उद्योग और हॉरिजॉन्टल सेक्टर में कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। पूर्ति में संतुलन के लिए क्या होना चाहिए, पूंजी पदार्थ उद्योगों तथा वर्टिकल सेक्टर में कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं, एक साथ तो कहने के होना चाहिए। संतुलित वृद्धि का अर्थ है समान वृद्धि नहीं होता, इसका अर्थ है विभिन्न क्षेत्रों में आनुपातिक प्रोपोर्शनल वृद्धि से। ठीक है, तो एक बार आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, मैं आपको दोबारा बताती हूँ, तो इन चीज़ों को एक बार आप नोट करते चलिए जो मैं अभी आपको बताऊँगी। देखिए, मेरा कहने का मतलब है कि जो बैलेंस ग्रोथ होती है आर्थिक वृद्धि के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ के हम टारगेट को प्राप्त करना चाहते हैं तो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में एक ही समय पर निवेश किया जाना चाहिए। ठीक है ना। संतुलित वृद्धि एक गतिशील डायनेमिक प्रोसेस है। फ्रेडरिक लिस्ट पहला व्यक्ति था जिन्होंने एक जो बैलेंस ग्रोथ है उसकी थ्योरी दी थी। फ्रेडरिक लिस्ट, जो फ्रेडरिक लिस्ट है, सबसे पहले बैलेंस ग्रोथ के बारे में इन्होंने बताया था। बैलेंस ग्रोथ को सपोर्ट की इन्होंने किया, अभी मैंने आपको बताया कि रेगनर नर्कसे, ऑर्थर लुइस, एलन यंग और रोजेस्टिन रोडान। तो अब आपको पता चल गया होगा रोजेस्टिन रोडान किससे संबंधित है, बैलेंस ग्रोथ से रिलेटेड है। बैलेंस ग्रोथ सभी प्रकार के पूंजी भंडार में वृद्धि से है। सामान्यीकरण के बारे में बताती है। संयोजित योजनाएं संगठित योजनाएं के बारे में बात करती है। संतुलित वृद्धि से अभिप्राय पूर्ण रोजगार, निवेश का ऊंचा स्तर, उत्पादक क्षमता के व्यापक वृद्धि संतुलन है। संतुलन वृद्धि का उद्देश्य है डिप्रेस्ड जो सेक्टर है, जो दलित क्षेत्र है, उसमें निवेश से है। अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों का विकास समान अनुपात से हो ताकि उपभोग, निवेश और आय समान दर से बढ़ सके। उसके बाद आप देखिए कि जब उपभोग, निवेश तथा आय वृद्धि दर समान होती है तो संतुलित वृद्धि होती है। अभी मैंने आपको बताया था ना, ये इस तरीके से के ऊपर फार्मूला था कि क्या बोला मैं, कंजम्पशन। ठीक है ना, जब उपभोग, निवेश और आय वृद्धि, यानी कि कंजम्पशन ग्रोथ रेट, इन्वेस्टमेंट ग्रोथ रेट और दूसरा क्या है, इनकम ग्रोथ रेट। ठीक है, तो यानी कि उपभोग, निवेश और आय, इनकम ग्रोथ रेट, जब ये सारे एक दूसरे के बराबर होंगे तो बैलेंस ग्रोथ कहलाएगी। और हेरड की मैंने अभी बता ही दिया कि ये वाई था। ठीक है, ये डब्ल्यू था और ये क्या था, एन था। ठीक है, तो ये सारे बराबर होंगे। जॉन रॉबिन्सन का कैपिटल ग्रोथ रेट और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या होंगे, बराबर होंगे, जब ये क्या कहलाएगी, बैलेंस ग्रोथ कहलाएगी। मैंने आपको बता दिया कि दो तरीके का है, एक मांग में संतुलन की बात की इन्होंने, एक पूर्ति में संतुलन की बात की, इनकी डिमांड में इक्विलिब्रियम और सप्लाई में इक्विलिब्रियम। जब हम डिमांड साइड की बात करते हैं तो इसमें नरकसे की बात करते हैं, सप्लाई साइड की बात करते हैं तो रोजेस्टिन रोडान की बात करते हैं। अर्थव्यवस्था के सभी भागों में वृद्धि एवं विकास एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। इसका तात्पर्य है कि उद्योगों तथा अन्य क्षेत्रों में परस्पर निर्भरता। इसका देखिए, अर्थव्यवस्था के जितने भी क्षेत्र हैं एक एरिया दूसरे एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, डिपेंडेंसी है। उद्योग जो, इसका तात्पर्य उद्योगों तथा अन्य क्षेत्रों में, यानी कि इंडस्ट्री जो है दूसरे सेक्टर के साथ रिलेट है। कुछ समय में संतुलित वृद्धि के सिद्धांत को बिग पुश थ्योरी के साथ भी जोड़ा गया। इसके अंदर तीन तरीके की इंडिविजुअलिटी, प्रोडक्शन में, डिमांड में, सेविंग में, रोजेस्टिन रोडान में आप पढ़ोगे, तो यहाँ पर इनको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नीड्स क्यों है बैलेंस ग्रोथ की, सार्वजनिक सहयोग होना चाहिए, सरकारी हस्तक्षेप होना चाहिए, सरकार के भिन्न भागों में तालमेल होना चाहिए, योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वित करना चाहिए। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं अगली थ्योरी की। अगली थ्योरी है आपकी अनबैलेंस ग्रोथ। अनबैलेंस ग्रोथ क्या है, अनबैलेंस जो ग्रोथ है इसका मतलब क्या हो गया, अभी आपने देख लिया कि अनबैलेंस ग्रोथ के पहले इकोनॉमिक्स के बारे में देखिए। हर्समैन हो गए सबसे पहले, ठीक है ना, हिर्चमैन भी कई जगह लिखा मिलता, सिंगर, किंडल बर्जल, पॉल स्ट्रेटन, रोस्टो। ठीक है, वहाँ पर रोजेस्टिन रोडान है, किससे रिलेटेड, बैलेंस से। यहाँ पर रोस्टो जो अभी आपने पढ़ा, रोस्टो स्टेज, वो अनबैलेंस से रिलेटेड है। विकास असंतुलनों की श्रृंखला है, ये बोला गया है कि असंतुलनों की श्रृंखला। इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इनकम और कंजम्पशन जो ग्रोथ रेट है अलग अलग है। कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट सीरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात की है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट सीरीज की यहाँ पर बात की गई है।
उसके बाद आप देखिए जब कन्वर्जेंट की बात करते हैं तो कन्वर्जेंट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कन्वर्जेंट का क्या मतलब है। जिन परियोजनाओं में निवेश करने से बचतों का उपयोग ज़्यादा होता है उत्पत्ति से, यानी कि वहाँ पर जितना भी उत्पादन उन्होंने किया है ना उससे ज़्यादा क्या होता है, बचते हो जाती है, उत्पत्ति कम होती है, ध्यान रखिए। एग्जाम्पल है जैसे DPA, डायरेक्ट प्रोडक्टिविटी एक्टिविटी, ठीक है। डाइवर्जेंट बचतों का उपयोग कम होता है और उत्पत्ति, क्या उल्टा पढ़ लिया मैंने, सॉरी हाँ कन्वर्जेंट में ठीक था कि उत्पत्ति कम थी और बचतों का उपयोग था। और डाइवर्जेंट के अंदर, कन्वर्जेंट का मतलब होना एक साइड अंदर की साइड आना, ठीक है ना, कन्वर्ज हो जाना। और डाइवर्जेंट का मतलब होता है बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। तो वो करें कि यहाँ पर देखिए जो डाइवर्जेंट है बचतों का उपयोग कम है और उत्पत्ति ज़्यादा है, जैसे कि SOC, ठीक है, सोशल ओवरहेड कॉस्ट। जो DPA होती है ना, डायरेक्ट प्रोडक्टिविटी एक्टिविटीज़ का मतलब होता है जो प्राइवेट सेक्टर जो इन्वेस्टमेंट करता है। सोशल ओवरहेड कॉस्ट होती है जैसे कि सड़क बनाकर देना, पानी की सुविधा देना जो सरकार करती है, तो वो होती है। SOC से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोशल ओवरहेड कॉस्ट से अगर हम डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटी पर जाते तो ये दबाव मुक्त होता है, ठीक है ना। देखिए हमें अगर रोड बना हुआ मिले, ठीक है ना, और यहाँ पर हमें सिर्फ रोड की भी सुविधा, पानी की भी सुविधा, सब कुछ है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा खासा है, तो यहाँ पर क्या है, तो हमें अगर फैक्ट्री लगानी तो कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा ना, तो इसको दबाव मुक्त बोलते हैं। अगर हमें DPA पहले करना पड़े, पहले यहाँ पर फैक्ट्री है, फिर फैक्ट्री के कहीं पर फैक्ट्री लगा ली, रोड राड है नहीं, तो इसको बोलते हैं DPA से जब SOC पर जाते हैं तो दबाव, ये क्या था, दबाव मुक्त था, ये दबाव युक्त है, यानी कि दबाव के साथ। देखिए फिर अच्छा नहीं होता ये वाला। लिंकेज इफेक्ट बताए गए हैं अनबैलेंस ग्रोथ में। इसमें पूछा गया है आपसे क्वेश्चन कि फॉरवर्ड लिंकेज होते हैं, एक बैकवर्ड लिंकेज होते हैं। फॉरवर्ड का क्या मतलब होता है, एग्जांपल देखिए, लोहा तथा इस्पात आगे की तरफ, ठीक है ना, और बैकवर्ड हो गया पीछे की तरफ। लोहा तथा इस्पात परियोजना में निवेश से स्टील, फर्नीचर उद्योग, मोटर उद्योगों में निवेश प्रोत्साहित करना, ठीक है ना, यानी कि लोहा इस्पात परियोजना में निवेश से आगे क्या होगा, इन चीज़ों को प्रोत्साहित करना, क्योंकि लोहा इस्पात रे मटेरियल के रूप में यूज होता है, ठीक है ना। इससे क्या होगा, लोहा है, इस्पात है, इससे आगे स्टील बनाएगा, फर्नीचर उद्योग, ये सारे आगे जनरेट हो जाएंगे, तो ये फॉरवर्ड होगा एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। बैकवर्ड होगा पीछे की तरफ आना। लोहा इस्पात में निवेश से वृद्धि, कोयला या चिकनी तेल उद्योगों को निवेश को प्रोत्साहित करना। यहाँ पर क्या था कि लोहा इस्पात परियोजना के कारण से आगे स्टील इंडस्ट्री बनी, फर्नीचर इंडस्ट्री बनी, ये मोटर गाड़ी इंडस्ट्री बनी, ये प्रोत्साहित हुई। अब देखिए लोहा इस्पात के कारण से पीछे की साइड आ जाए, लोहा इस्पात के कारण से निवेश में वृद्धि से कोयला, यानी कि कोयले में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, तो वो करे कि ये पीछे वाले जो इंडस्ट्री हैं तो उनमें जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो बैकवर्ड लिंकेज कहलाएगा। मार्क्स टोटल लिंकेज, वो सॉरी मैक्सिमम टोटल लिंकेज लोहा इस्पात उद्योग में होता है, ये भी क्वेश्चन पूछेगा, और मिनिमम होता है कृषि एवं खनन उद्योग में, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी आप ध्यान रखोगे कि किस में मैक्सिमम है और किस में मिनिमम है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं बिग पुश थ्योरी के ऊपर, ठीक है ना। बिग पुश थ्योरी, बिग पुश थ्योरी आपको क्या कहते हैं, बिग पुश जो है ना प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन फेलियर के बारे में बात करती है। देखिए बिग पुश जो थ्योरी है वो प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन फेलियर, बिग पुश थ्योरी, इसके बारे में बात करते हैं। आर्थिक विकास के लिए गवर्नमेंट का होना जरूरी है, ये थ्योरी ये कहती है। बिग पुश का कंसेप्ट जो है ना एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स का आधुनिक रूप है। देखिए ये पूछा गया कि एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स के बारे में किस में बात की गई, तो बिग पुश थ्योरी में। फर्स्ट टाइम जो है एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स का जो कंसेप्ट दिया था वो मार्शल ने दिया, ठीक है। एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स, और एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स कहाँ पर है, बिग पुश थ्योरी के अंदर आप पढ़ रहे हो। एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स को इंडिविजुअलिटीज भी कहते हैं, ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब आगे देखिए तो 3 तरीके की इंडिविजुअलिटी होती है, 3 तरीके की इंडिविजुअलिटी है। इंडिविजुअलिटीज इन प्रोडक्शन फंक्शन, डिमांड, इन द सप्लाई ऑफ सेविंग, ठीक है ना। तो ये पूछा जाता है कि जो एक तरीके से बिग पुश थ्योरी है, जो बिग पुश थ्योरी में कितने तरीके की इंडिविजुअलिटी है, तो 3 तरीके की, ठीक है ना। एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स की बात की गई है, बिग पुश में की गई। सबसे पहले इसके बारे में किसने बताया था, मार्शल ने बताया था। अब उसके बाद हम बात करते हैं इंडिविजुअली ने प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है ना, जिसको हम लंपीनेस ऑफ कैपिटल के नाम से भी जानते हैं। इनपुट आउटपुट तथा उत्पादन प्रक्रियाओं में अविभाज्यता से है। इन अविभाज्यताओं के कारण, ये जो अविभाज्यता है इनके कारण रिटर्न्स हो गए, आउटपुट इनकम तथा एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है, तथा कैपिटल आउटपुट रेशो घटता है, ये ध्यान रखिए।
तो वो क्या कर रहे हैं कि इनपुट आउटपुट तथा उत्पादन प्रक्रियाओं में अविभाज्यताओं से इन अविभाज्यताओं के कारण रिटर्न्स आउटपुट इनकम तथा एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ता है, बट कैपिटल आउटपुट रेशो जो है घटता। अच्छा होता है कैपिटल, वैसे तो कैपिटल बढ़ना चाहिए लेकिन कैपिटल आउटपुट रेशो घटना अच्छा होता है क्योंकि कम कैपिटल से ज़्यादा आउटपुट कर पाते हैं, इसका मतलब ये होता है। रोडान जो है सामाजिक ऊपरी पूंजी को अविभाज्यताओं तथा, ये रोजस्टिन रोडान की थ्योरी है, बिग पुश जो थ्योरी अभी आप पढ़ रहे हो। तो रोडान सामाजिक ऊपरी पूंजी को सोशल ओवरहेड कोस्ट, सोशल ओवरहेड कोस्ट होती है जैसे कि सड़क बनाकर देना, पानी की सुविधा करना, ये सारी पूंजी को अविभाज्यताओं तथा बाहरी वस्तु का महत्वपूर्ण अंश है। देखो ये क्या करे हैं कि एसओसी जो है अविभाज्यताओं, इंडिविजुअलिटी तथा एक्सटर्नलिटीज का महत्वपूर्ण अंश है। उसके बाद देखिए डिमांड की बात करें, जैसे कि ये एग्जांपल भी पूछा गया है जो बिग पुश थ्योरी में, जूता उद्योग का उदाहरण किसमें दिया है, जो बिग पुश थ्योरी है उसमें। इसका मतलब क्या है कि पूरक उद्योगों में अधिक निवेश करना, कॉम्प्लीमेंट्री जो उद्योग होते हैं, तथा बाजार के आकार को बड़ा करना, इसका मीनिंग ये है डिमांड का। ठीक है, अब देखिए इसका डायग्राम कि ये आपकी एवरेज कॉस्ट है, ये मार्जिनल कॉस्ट है, ये डिमांड है, ये आपकी, और ये आपकी डिमांड है। ठीक है ना, ये आपकी जो आपकी ये भी क्या है, डिमांड है, जो कि MR के बराबर है, ये भी डिमांड है। ठीक है ना, इसको रहने देना, आप सीधा सिंपल ऊपर वाला करना है। निवेश के लिए गवर्नमेंट इंटरफेरेंस की यहाँ पर ज़रूरत होगी। ठीक है ना, तो इसकी थ्योरी में इन गवर्नमेंट के इंटरफेयर की भी बात की गई है। अब उसके आगे चलते कि इंडिविजुअलिटी इन ए सप्लाई। ठीक है, तो सप्लाई में जो इंडिविजुअलिटी उसके बारे में बात की गई, बचत पैदा करने के लिए। ठीक है ना, सप्लाई ऑफ सेविंग, बचत पैदा करने के लिए आवश्यक है कि आय और व्यय में अंतर हो, यानी कि आय और व्यय में अंतर होगा तभी तो, यानी कि कम कंजम्पशन करोगे और ज़्यादा सेव करोगे तभी तो बचत कर पाओगे, कम कंजम्पशन करोगे तभी ज़्यादा बचत होगी। ये एक और इसमें जुड़ा हुआ है कि साइकोलॉजिकल इंडिविजुअलिटी। ठीक है ना, तो ये मेन इंडिविजुअलिटी तो 3 ही हैं इसकी थ्योरी में। अब देखिए जो सेकंड टॉपिक है आपका वो है थ्योरी ऑफ क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट्स। ठीक है, तो थ्योरी किसने दी है ये नाम आप याद रखिएगा, सारी जो अभी तक मैंने आपको करवाई, गिवन बाय हार्वे लेविस्टन। ठीक है ना, मिनिमम एफर्ट्स, क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट्स किसने दी है, गिवन बाय हार्वे लेविस्टन। ठीक है, अब आगे देखिए ये बात करता है एक तरीके से शॉक्स की और एक तरीके से स्टिमुलेंट्स की। ठीक है ना, शॉक्स क्या होते हैं, यानी कि जो भी धक्का लगता है, और जो ये क्या होते हैं, प्रोत्साहन। तो जो इसमें आपको ये बताना, ये पूछता है कि लिखा मिलेगा आपको पॉपुलेशन का एक शॉक्स है, क्यों है, एक तरीके से ये इनकम को कम करने का काम करता है, और इनकम क्या एक तरीके से जो इन्वेस्टमेंट या जो इनकम होती है वो क्या करता है, बढ़ाने का काम करता, अच्छा होता है। तो पॉपुलेशन जो है वो खराब माना जाएगा, इन्वेस्टमेंट अच्छा माना जाएगा। तो पॉपुलेशन एंड पर कैपिटा इनकम। ठीक है, पॉपुलेशन पर कैपिटा इनकम में कैसा उल्टा रिलेशन है। स्टार्टिंग में जब पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होती है तो पॉपुलेशन भी इंक्रीज होगी। ठीक है, स्टार्टिंग में जब प्रति व्यक्ति अगर बढ़ेगी तो लोगों को इतनी समझ नहीं होती कि उनकी, अगर वो पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ाएंगे तो उनकी पॉपुलेशन बढ़ने से इनकम घट जाएगी, तो वो क्या करेंगे, साथ में बच्चे ज़्यादा पैदा होंगे। एक समय के बाद पर कैपिटा इनकम एक लेवल से ज़्यादा बढ़ जाती है तो पॉपुलेशन फिर गिरने लगती है। ठीक है ना, ये क्या करेंगे, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है तो एक लेवल तक आपकी पॉपुलेशन भी बढ़ेगी, लेकिन जब लोग समझदार हो जाएंगे, एजुकेटेड हो जाएंगे, उनको ऐसा लगेगा कि अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तो उनका खर्चा भी ज़्यादा होगा, तो उस टाइम पर इनकम एक लेवल पर जब बहुत ज़्यादा इनकम बढ़ जाती है तो जो पॉपुलेशन है वो गिरना स्टार्ट हो जाती है। देखिए उसके बाद है यहाँ पर इस थ्योरी में ज़रूरी नहीं है कि न्यूनतम प्रयास एक झटके में किया जाए, कि ये कहते हैं कि देखिए आपको, अब आप देखिए आपको कितना है, कि मान लिया जाए कि आपको कितने मार्क्स चाहिए, 200 मार्क्स चाहिए। ठीक है ना, 200 चाहिए 300 में से। अगर आप जनरल में क्या करना चाहते हो, इकोनॉमिक्स में अगर आप इस पेपर को क्लियर करना चाहते हो, तो देखिए अगर आपके मान लेते कि 200 पर, वैसे आपकी बार कितने गई थी, 195 पर गई थी शायद, मान लेते कि आपके 200 पर जो है ना कट ऑफ चली जाती है और आपके आते हैं 199, तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो आपको कितने एफर्ट्स करने चाहिए, 210 के बराबर कम से कम नेट प्राप्त करने के लिए। ठीक है ना, आपको 210, जब आपको ऐसा लगेगा कि मेरे करेक्ट है, जब जाकर आप 200 इस क्राइटेरिया को क्रॉस कर पाओगे, नहीं तो फिर वापस वहीं आ जाओगे, फेल हो तो फेल ही कहलाओगे, चाहे उसमें चाहे आपका 1 नंबर से रहे चाहे फिर आपका 10 नंबर से रहे। ठीक है ना,
तो अब ये देखिए ये करें कि, और ये प्रयास है ना, ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल एकदम ही करने, एक बार में ही मान लेते हैं कि एक लिमिट होती है, उस लिमिट को क्रॉस करने के लिए मान लेते हैं कि ये करें कि आपको 100 करोड़ की ज़रूरत है, तो करें कि 100 करोड़ जो चाहिए, तो 100 करोड़ को आप इस तरीके से कर सकते हो, 25-25 करोड़ का, यानी कि मिनिमम आप टारगेट रखो। जैसे कि आप एक हर रोज़ का मिनिमम टारगेट रख सकते हो ना कि मैंने इतना पढ़ना, भाई वो इतना कम भी नहीं हो कि आप रोज़ ही 4 लाइन पढ़ो और कह दो कि हो गया बस, ठीक है ना, मैंने पढ़ तो लिया थोड़ा बहुत, नहीं। वो एक मिनिमम टारगेट है कि आज आपने 5 टॉपिक, 6 टॉपिक या 10 टॉपिक मैंने कवर करने, तो मिनिमम आपका एक होना चाहिए। तो करें कि उसको कई 2-3 प्रोसेस में तोड़ के भी आप कर सकते हो, इसलिए वो करें कि यहाँ पर जरूरी नहीं कि प्रयास में करो, छोटे छोटे प्रयास भी कर सकते हो, लेकिन प्रयास आपके कैसे होने चाहिए, एक मिनिमम लेवल होना चाहिए, बेस्ड ऑन ए बैलेंस ग्रोथ, ठीक है ना। और माल्थस थ्योरी, ये ध्यान रखिएगा, जो ये आप थ्योरी पढ़ रहे हो, ठीक है ना, कौन वो किसके, सॉरी एक सेकेंड, ओके, ये आगे पीछे हो जाता है एकदम से। हाँ देखिए, बैलेंस ग्रोथ के ऊपर बेस्ड है, ये क्रिटिकल मिनिमम फैट्स और माल्थस थ्योरी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो अगली थ्योरी पर चलते हैं। अब देखिए इस थ्योरी का क्या नाम है, इस थ्योरी का नाम है द लो लेवल इक्विलिब्रियम थ्योरीज, ठीक है ना। रिचार्ड, वो कहती क्रिटिकल मिनिमम ऑफ फर्स्ट थी, ये लो लेवल इक्विलिब्रियम थ्योरीज है, किसने दी है, रिचार्ड नेल्सन ने दी है, ठीक है ना, वो लेमिस्टर ने दी थी। अब बेस्ड ऑन द माल्थस थ्योरी, ठीक है ना, ये किसकी थ्योरी के ऊपर बेस्ड है, माल्थस की थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। उसके बाद हम बात करते हैं लुईस मॉडल की। लुईस मॉडल ये 1950 की बात करता है, 1950 में, यूटिलाइजेशन ऑफ सरप्लस मैन पावर, ठीक है ना, यानी कि जो फालतू की लेबर है उसके यूटिलाइजेशन के बारे में ये बात करता है। ढांचा संबंधी परिवर्तन के 2 जाने माने सिद्धांत है, ठीक है, वो कौन से सिद्धांत है, एक है यहाँ पर ऑर्थर लुईस टू सेक्टर सरप्लस लेबर, ठीक है ना, एक एग्रीकल्चर लेबर है, एक इंडस्ट्रियल, एक एग्रीकल्चर सेक्टर, एक इंडस्ट्रियल सेक्टर, एक HB चेनरी पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट्स, ठीक है ना, ये इसकी बात करता है। अब हम बात करते हैं लुईस मॉडल की, जो कि अजम्पशन है, अजम्पशन मेन है इसके अंदर, 2 सेक्टर मॉडल है, ठीक है ना, एक एग्रीकल्चर हो गया, एक इंडस्ट्री हो गया। पूंजीपति अपने समस्त लाभों को पुनः निवेश कर देते हैं, ये ध्यान रखिएगा, एक एक अजम्पशन इंपॉर्टेंट होती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। जो कैपिटलिस्ट है वो क्या करते हैं जितना भी उनको प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ नहीं बचाते हैं, ना ही खाते हैं, उसको क्या कर देते हैं, दोबारा री इन्वेस्ट कर देते हैं। वेज जो है ना अर्बन एरिया में ज़्यादा मिलते हैं, कहाँ से, गांव से, ठीक है ना, विलेज से ज़्यादा अर्बन, या ये बोलो कि एग्रीकल्चर से ज़्यादा इंडस्ट्री में जो है वेज वो ज़्यादा मिलते हैं। उसके बाद देखिए लेबर सप्लाई ऑफ विलेज, यानी कि लेबर की जो सप्लाई है गांव में कैसी है, परफेक्टली इलास्टिक है, इतना दिए हुए वेज पर जितनी मर्जी लेबर को हायर कर सकते हो। यहाँ पर ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि एग्रीकल्चर में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर क्या होती है, 0 होती है। रियल वेज जो है ना वो किसके आधार पर होते हैं, एवरेज प्रोडक्टिविटी के आधार पर होते हैं, ठीक है ना, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के आधार पर नहीं होते। ग्रामीण जो है, ग्रामीण श्रम पलायन तथा शहरी रोजगार उत्पत्ति, औद्योगिक निवेश और पूंजी संचय पर आधारित है। देखिए क्या करें, ग्रामीण श्रम पलायन की जो एग्रीकल्चर का जो गांव के जो लेबर है, जो वो एक जगह से दूसरी जगह में पलायन करेगी, माइग्रेट करेगी, ठीक है, तो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, ये डिपेंड करेगी कि औद्योगिक रोजगार जो है ना, देखो ग्रामीण श्रम पलायन की एग्रीकल्चर या गाँव से जो लोग माइग्रेट करेंगे तथा शहरी रोजगार उत्पत्ति, औद्योगिक निवेश और पूंजी संचय पर आधारित है। इसका मतलब क्या है कि एग्रीकल्चर से लोग इंडस्ट्री में कब जाएंगे या शहरों में रोजगार कब ज़्यादा होगा, डिपेंड करता है कि उद्योगों के अंदर निवेश कितना हुआ और कैपिटल एकोमोडेशन कितना, पूंजी कितनी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए वेज रेट ऑफ इंडस्ट्री क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना, तो वेज रेट जो इंडस्ट्री में मिलते हैं वो क्या है, कांस्टेंट है। वेज ऑफ अर्बन यानी कि जो शहरों में वेज मिलते हैं वो 30% ज़्यादा है रूरल से। वेज क्या है, वेज को क्या बोलते हैं, इंस्टीट्यूशनल वेज, ठीक है। अब यहाँ आपने देख लिया कि लुईस मॉडल के बारे में आपने पढ़ लिया, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं, और बैंक क्रेडिट की बात सबसे पहले शुम्पेटर ने की थी, लुईस ने भी बैंक क्रेडिट की बात की, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं फाइनेनिश मॉडल की, ठीक है। तो फाइनेनिश जो मॉडल है वो क्या है, एक तरीके से इसका ये देखो नाम देखो, यूटिलाइजेशन ऑफ सरप्लस मैन पावर, ठीक है ना, ये भी इसी तरह की बात करेगा।
ये फाइरेनिश ने दिया। एक्सटेंशन ऑफ लेविश मॉडल, ठीक है, लुइस जो मॉडल है उसको एक्सटेंड करता है। और डुअलिस्टिक इकोनॉमी है, एक एग्रीकल्चर और एक इंडस्ट्री में बटी हुई है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर क्या है, 0 है एग्रीकल्चर में, ठीक। अब उसके देखिए औद्योगिक क्षेत्र के विकास एवं वृद्धि के लिए कृषि क्षेत्र अतिरिक्त धन पैदा करता है, ठीक है ना। तो वो करें कि औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए अगर इंडस्ट्री का जो विकास होता है और वृद्धि होती है, एग्रीकल्चर जो है ना अतिरिक्त धन पैदा करता है, ठीक है, तो इंडस्ट्री के लिए। अब उसके बाद आप देखिए यहाँ पर देखिए कि यूटिलाइजेशन ऑफ सरप्लस मैन पावर, ठीक है। अब देखिए ये दिखाई गई है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी दिखाई गई है, ये वाली ये टेक्नोलॉजी में चेंज होने के बाद है, ठीक है। टोटल जो लेबर है वो कितनी है, OA के बराबर है, OA के बराबर है। और रोजगार पर लगे श्रमिक कितने हैं, OS है, ठीक है ना। श्रमिक लगे हुए इतने हैं और OA के बराबर क्या है, टोटल लेबर है। और वो बता रहे हैं कि यहाँ पर जो छिपी हुई बेरोजगारी कितनी है, SA, ठीक है। SA के बराबर OA माइनस अगर OS करोगे तो SA के बराबर जो है जो छिपी हुई बेरोजगारी है वो निकल कर आ जाएगी। तो इसके अनुसार भी क्या है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें क्या छिपी हुई बेरोजगारी है और उसके अकॉर्डिंग भी क्या है, छिपी हुई बेरोजगारी। अब आगे हम बात करते हैं हैरोल्ड-डोमर मॉडल की। देखिए अब हम बात करते हैं हैरोल्ड-डोमर मॉडल की। हैरोल्ड-डोमर मॉडल इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि स्टेडी ग्रोथ इक्विलिब्रियम के बारे में हम जानेंगे। यहाँ पर स्टेडी, इसका मतलब है स्थिर। नाइफ एज इक्विलिब्रियम क्या होता है, नाइफ एज इक्विलिब्रियम। उसके बाद जो तीसरा है वो है रेजर इक्विलिब्रियम, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में हम जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हैरोल्ड-डोमर मॉडल को, कि हैरोल्ड-डोमर जो मॉडल है वो क्या बताता है। तो सबसे पहले जब हम बात करेंगे हैरोल्ड-डोमर मॉडल की, तो हैरोल्ड-डोमर मॉडल आपको क्या बताता है। हैरोल्ड-डोमर जो मॉडल है इसके अंदर सबसे पहले ना 3 इश्यूज के बारे में हम बात करेंगे। 3 इश्यूज के बारे में पहले मैं आपको एक बार बता देती हूँ मोटा मोटा, इसमें फिर आपको पढ़ने में आसानी होगी, ठीक है ना, क्योंकि साथ में पढ़ते पढ़ते फिर चीज़ें समझ में कम आती हैं। इश्यूज के बारे में, हाउ कैन स्टडी ग्रोथ बी अचीव द फिक्स कैपिटल आउटपुट रेशो, कि जो स्टडी ग्रोथ है ना, तो वो करें कि इसको किस तरीके से अचीव किया जाएगा। तो पर देखिए जो स्टडी ग्रोथ है इसको किस तरीके से कांस्टेंट कैपिटल आउटपुट रेशो से हम प्राप्त कर पाएंगे। फर्स्ट, हाउ कैन स्टडी ग्रोथ कैन बी मेंटेन, ये अगर आपने प्राप्त कर ली। देखिए जो देश होते हैं विकसित, एक होते हैं विकासशील और एक होते हैं विकसित, डेवलप्ड एक डेवलपिंग। जो डेवलप कंट्री होते हैं ना, डेवलप जो कंट्री होते हैं, ठीक है, उनका मेन फोकस होता है ग्रोथ के ऊपर। उनको सब कुछ है उनके पास, उनको ग्रोथ को मेंटेन करना होता है। जो डेवलपिंग विकासशील जो देश होते हैं उनको डेवलपमेंट को करना होता है। डेवलपमेंट का मतलब होता है जहाँ पर हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ हो, ठीक है ना। तो इन चीज़ों के बारे में बात की जाती है। फर्स्ट आपने देख लिया कि जो स्टडी ग्रोथ है उसको प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना, स्टडी जो ग्रोथ है इसको फिक्स कैपिटल आउटपुट रेशो से कैसे प्राप्त करेंगे, कैसा ये फिक्स्ड। दूसरा क्या, अगर आपने ये प्राप्त कर भी ली तो फिर इसको मेंटेन कैसे रखेंगे। फर्स्ट तो प्राप्त कैसे करेंगे, दूसरा मेंटेन कैसे रखेंगे। दूसरा कि हाउ डू द नेचुरल फैक्टर्स पुट ए सीलिंग इन द ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी, कौन से ऐसे नेचुरल फैक्टर हैं जो एक तरीके से ग्रोथ को बाउंड करते कि इससे ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो सकती। टू सोल्व दिस इशूज हैरोल्ड अडॉप्ट 3 कंसेप्ट, वो करें कि इस समस्या के समाधान के लिए उसने 3 कंसेप्ट का यूज किया। फर्स्ट उन्होंने बात की है एक्चुअल ग्रोथ के बारे में, एक्चुअल ग्रोथ रेट के बारे में। सेकंड उन्होंने बात की है वारंटेड ग्रोथ के बारे में, वारंटेड ग्रोथ रेट।
थर्ड लेकर चले हैं कि जो कि नेचुरल ग्रोथ रेट होती है, ठीक है ना, जो नेचुरल ग्रोथ है, एक्चुअल ग्रोथ रेट, वारंटेड ग्रोथ रेट और नेचुरल ग्रोथ रेट, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में, 3 ग्रोथ रेट के बारे में उन्होंने बात की है। तो इन 3 समस्या के समाधान के लिए 3 बात उन्होंने की है। उसके बाद आप देखिए कि जो हेराडोमर मॉडल है वो केन्स के सेविंग इन्वेस्टमेंट एनालाइज के ऊपर बेस्ड है, ठीक है ना। हेराडोमर मॉडल जो है वो केन्स के सेविंग इन्वेस्टमेंट की जो सेविंग इन्वेस्टमेंट एनालाइज है उसके ऊपर बेस्ड है। हेराडोमर मॉडल जो है, कैपिटल इज़ द क्रूशियल फैक्टर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये कैपिटल को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। हेराडोमर मॉडल जो कंस्ट्रेंट करता है, कंसंट्रेट करता है ऑन द पॉसिबिलिटी ऑफ स्टडी ग्रोथ थ्रू द एडजस्टमेंट ऑफ सप्लाई एंड डिमांड ऑफ ए कैपिटल, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं एक बार इसकी अजम्पशन की। अजम्पशन क्या क्या, अजम्पशन से ही क्वेश्चन बन जाता है। जो मैंने बात बताई है वो भी ध्यान रखोगे, और जो अब बता रही हूँ, देयर इज एन इनिशियल फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। फर्स्ट ये क्या मानकर चलते हैं कि पूर्ण रोजगार है, यानी कि इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट है। फर्स्ट ये मानते हैं पूर्ण रोजगार है। सेकंड क्या है, एब्सेंस ऑफ ए गवर्नमेंट। जब पूर्ण रोजगार है ही तो इसका मतलब है कैपिटलिज्म की बात करें, परफेक्ट कंपटीशन की, तो वो करेंगे। दूसरा इन्होंने बताया कि जब परफेक्ट कंपटीशन यानी कि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं होगा अगर पूर्ण रोजगार होगा तो। दिस मॉडल्स ऑपरेट इन ए क्लोज्ड इकोनॉमी विच हैव नो फॉरेन ट्रेड, यानी कि आयात निर्यात की कोई बात नहीं की गई है। देर आर नो लैक्स इन एडजस्टमेंट बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सेविंग बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड क्रिएशन ऑफ ए प्रोडक्टिव कैपेसिटी, यानी कि कोई भी इन्वेस्टमेंट में और उस जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है उसमें कोई भी टाइम लैग, यानी कि टाइम लैग की बात ही नहीं करता। इम्पोर्टेंट है कि एपीएस एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम सीमांत प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बराबर होती है। एपीएस इक्वल टू एमपीएस। द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव रिमेन कॉन्स्टेंट। दूसरा क्या, जो एमपीएस क्या है यहाँ पर कॉन्स्टेंट रहती है, ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप देखिए हेराड मॉडल। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, आपने देख लिया कि भाई ये सिचुएशन है, ये इसकी अजम्पशन है। देखिए इसकी कुछ अजम्पशन और देखते हैं। द कैपिटल कोफिशिएंट, द रेशो ऑफ कैपिटल स्टॉक टू इनकम इज द अज्यूम टू बी फिक्स्ड, ठीक है ना। उसके बाद देखिए देयर इज़ नो यहाँ पर डेप्रिशिएशन भी नहीं है, वो सोलो मॉडल में होगा। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट रिलेट टू द इनकम ऑफ द सेम ईयर, ठीक है। तो सेविंग और जो इन्वेस्टमेंट है वो सेम ईयर की इनकम के साथ रिलेट करते हैं। जनरल प्राइस लेवल इज कॉन्स्टेंट, इनकी इकोनॉमी के अंदर जो प्राइस है वो भी कॉन्स्टेंट रहेगा। मनी इनकम एंड रियल इनकम आर द सेम, मनी इनकम और नॉमिनल इनकम और रियल इनकम में कोई डिफरेंस भी नहीं करते। देर आर नो चेंज इन इंटरेस्ट रेट, यहाँ पर ब्याज दर में भी कोई चेंज नहीं होगा। देर इज ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर इन द प्रोडक्टिव प्रोसेस, ठीक है ना। जो फिक्स्ड कैपिटल और लेबर का जो कैपिटल और लेबर है वो कैसी है, फिक्स्ड है, यानी कि सब्स्टिट्यूट्स नहीं किया जा सकता। देर इज़ नो ओनली वन टाइप ऑफ ए प्रोडक्ट, ठीक है। देर इज़ ओनली वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, नो नहीं है, ओनली। तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ एक तरीके का ही उत्पादन हो रहा है। तो अभी आपने यहाँ पर इतनी सारी एजम्पशन देख ली कि फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करता है, ठीक है ना, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं है, क्लोज्ड इकोनॉमी है, और जो भी इन्वेस्टमेंट और सेविंग है या जो प्रोडक्टिविटी है उसमें किसी प्रकार का कोई टाइम लैग नहीं है।